वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। इन दिस एपिसोड हम आज जाने हैं, एक स्पेशल गेस्ट को हम आज बुलाया है। इसी पॉडकास्ट में हम जाने हैं कैसे हम हमारा माइंड सेट बिल्ड करते हैं। और जो शख्सियत का हम अभी मिलाने जा रहा हो वो एक डीआईजी थे, डीआईजी इन सीआरपीएफ। एंड ऐसा कोई जायगा नहीं थे इंडिया के जिसमें उन्होंने हमारा देश के लिए सेवा किया है। और टुडे इज द 14th of February। दुनिया का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम वैलेंटाइंस डे और द लव डे बनाया जा रहा है। बट इफ एनी वन ऑफ यू रिमेम्बर ऑन दैट सेम डे इन 2019 में 14th of Feb में एक अटैक हुआ था, उसको है पुलवामा अटैक, इफ यू रिमेम्बर। And he was also there in Pulwama, not that time, but just before, and he knew that there could be, and they did all the possibilities. What are the things that he has done, what could have done, and also what is a powerful warrior mindset क्या होता है जिसमें हमारा हेल्थ, हमारा रिलेशनशिप्स, इवन इन करियर, मोर इम्पोर्टेंटली मनी में भी कैसे उसको काम में आ सकता है और कैसे उसको हम तब्दील कर सकते हैं। और जो हमारा लक्ष्य है उसको हकीकत में बदलने के लिए क्या माइंडसेट का कैसे रोल है, वो हम सब कुछ आज जानेंगे वही पर्सन के साथ जिनका नाम है सनंत कमल। वो एक डीआईजी के तरफ पे उन्होंने रिटायर्ड किया है आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस। लेट्स वेलकम सनंत कमल। थैंक यू। So thank you so much, sir, for connecting today. And we wanted to know and hear about uh, your stories, your life, and how is CRPF when a common civilian man goes inside, क्या चेंज हो जाता है, क्या करते हैं, और आप कैसे किया, आपका जर्नी कैसे रहा, आपका 30 साल का ये एक्सपीरियंस है इन सीआरपीएफ। आप लास्ट पोजीशन कौन सा था, उसमें कैसे आप रिटायर किया, आप आपका स्टोरी बताएंगे तो हमको जो दुनिया में नहीं जानते हैं। ओके। तो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सानंद कमल है। मैं एक्स डीआईजी से रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं आई एम रिटायर्ड डीआईजी। सो हाँ, 2021 में मैंने दिसंबर में रिटायरमेंट लिया है। अब मैं जर्नी की बात करूँ, स्टार्ट फ्रॉम 1992। तो बिफोर दैट उसी मेरे में मैं फादर पैदा हुआ आर्मी है में थे। जी जी। तो फादर वाज इन द आर्मी, तो मैं उनका वर्दी, जो अभी आपसे बात हुआ तो उनका वर्दी कभी कभी पहनते हैं, तो मैंने वो वर्दी पहन करके देखा, मुझे अच्छा लगा। देन 11th में मैंने एनसीसी ले लिया। आह, 11th में उनका, जब उनकी भी शर्ट वगैरह पड़ी रहती थी घर में, कभी-कभी हम उनका पहन लेते थे। तो कभी स्कूल जाना है तो उसमें भी कई बार डाल के गया हूँ। जब मैंने देखा 11th में मेरे को उनका ये एनसीसी मिला, तो एनसीसी में मैंने 3 साल बहुत सारे कैंप्स किया, आर्मी अटैचमेंट किया, आर्मी के साथ रहने का मिला मेरे को महीने भर मौका। देन मैंने एडवांस लीडरशिप किया, आरडी परेड किया, जो 1987 की, हम्म, 87 का आरडी, मतलब रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी को आई वाज द कमांडर एज वेल एज सेकंड इन कमांड, मतलब उसमें भी रहा मैं। 24 तारीख को, 26 को सिर्फ चेंज हुआ। तो हाँ, 1987 का राजपथ पे हमने परेड किया हुआ है। अच्छा, तो ये एक है, और दूसरा है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरा एनसीसी में रहा कि मैं जब 19 साल का था तब हमने अपनी टीम ली, और आई वाज द लीडर ऑफ दैट साइकिल एक्सपीडिशन फ्रॉम बरेली टू कन्याकुमारी। तो वाह, ये अराउंड 4000 किलोमीटर है, जो अराउंड 40 डेज के अंदर में, 43 डेज टोटल लगा हमको हम्म, वापस आने तक इंक्लूडिंग। तो जाने जाने में हम लोग साइकिल से गए, और पूरा हमने कोस्टल एरिया लिया, जो बहुत डिफिकल्ट है उस टाइम में। किसी तरह से फैमिली को लेना कितना मुश्किल हो सकता है, कि किसी पेरेंट को समझाना है, एक 18 साल के बच्चे को लेके जाना है। तो हमारे साथ के थे सारे, हम 10 लोगों को लेके, मैं टीम को लेके गया हूँ। और मेरे उस टीम के अंदर से मैक्सिमम आर्मी ऑफिसर्स हैं, कर्नल रैंक के और अबव रैंक के हैं, जो हम वाह। साइकिल एक्सपीडिशन लेके गए थे। उस टाइम तो आप एनसीसी में थे और एनसीसी, ये में था, हाँ। उस टाइम आप मतलब कर्नल लोग को आप टीम मतलब साथ में लेके जा रहे हो, मतलब साइकिल में, मतलब दो दो क्वालिटी में एक देख पा रहा हूँ सर आपके अंदर। मतलब एक लीडरशिप होता है ना जो आपका खून में दौड़ता है, और जो आर्मी का, जैसा आप बोले आपका फादर भी मतलब उसी सिचुएशन या में। आर्मी। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, देख रहा था, जब कर्नल शुफिया कुरैशी का जब बात हो रहा था, जब ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा यू नो उनका पूरा दादा परदादा, इवन उनका हस्बैंड भी इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडिया फोर्स में है।
सर इसके साथ क्या एक लगाम क्या रहता है? मतलब मैं कुछ महीना पहले एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहा था और उसी टाइम मेरे को एक सीआरपीएफ मिला। बाय द वे आई एम वेस्ट बंगाल, यू नो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में आपका एक अच्छा मतलब सेंटर है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो उधर से मैं उधर बहुत दिन चला। वो बोला उनका मेरा पापा था, मेरा परदादा था, उनका मैं बेटा को भी बोला, बेटा उनका नहीं है, मतलब पूरा खानदान तो मैं ये दिया। इसमें क्या सर, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी इन आवर कंट्रीज़ एयरफोर्स और इन आवर इंडियन नेवी, इंडियन आर्म्ड फोर्स में क्या है? हम जानना चाहते हैं। कुछ-कुछ चीज़ में सोना है मेरा जीजाजी से, आप बताइए सर? जी। तो क्या होता है कि मेरी बात करें तो मेरी मदर के हुँ, फादर मीन्स मेरे नाना जी ही वाज़ इन द आर्मी गढ़वाल राइफल्स में थे, ठीक है? उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़ाई किया है, वाह! वो वर्ल्ड वॉर 2 वाले थे, ठीक है? वहाँ से वापस आए हैं वो उसमें। तो ऐसे ही मेरे फादर 65-71 के वॉर में थे। हुँ, तो मेरे को वो जो जोश है हम लोग बचपन में हमने जो मूवीज़ देखी हैं मैक्सिमम हमने देशभक्ति की देखी हैं। प्रेम हुँ, पुजारी जैसी हो गए, हुँ, हकीकत जैसी हो गई। ये हुँ, मूवीज़ देखी हैं और उसके अलावा भी उनसे मोटिवेशन बहुत मिलता है। जब वो एक्सरसाइज़ इनको बोलते हैं एक्सरसाइज़ जब भी वो ट्रेनिंग में जाते थे हुँ, फील्ड एक्सरसाइज़ के लिए, तो वहाँ की स्टोरी सुनाते थे तो हमको लगता था जो और हमारे मन में आज भी वैसे ही है निकल के आ गए हैं कि अब हुँ, भी ज़रूरत है तो हम लोग हर जगह जाने के लिए तैयार है, हम ट्रेन्ड हैं और फिट हैं, फिज़िकली फिटनेस मेरा सबसे ऊपर पैशन रहा है, तो हुँ, मैं अभी तक में भी कोई बीमारी को टच नहीं किया है। ये भगवान का शुक्र मैं मानूँगा कि उनका है कि मैं हमेशा फिट रहना चाहता हूँ। तो इस पर हम लोगों ने मेन हमारा क्या है जो आपका क्वेश्चन रहा कि ऐसा क्या लगता है अंदर में कि जोश जो पेरेंट्स आ रहे हैं या दादा-परदादा से या नाना जी के यहाँ से भी हम लोग को मिलता है, तो ये ऑटोमैटिक है। अंदर में अगर देशभक्ति का जब नाम आता है, जब कहीं कुछ भी होता है या बोलो पाकिस्तान या अदर कंट्री से जब हमारा लगता है कुछ भी, लगता है यार हम क्यों नहीं है वहाँ पर? हम क्यों नहीं जा सकते? हम क्यों नहीं लड़ सकते करके ये लगता है। तो यही एक बचपन से जोश था। फिर एनसीसी में आने के बाद में कुछ और बढ़ गया और उसके बाद पैशन टोटली कि मेरे को फोर्सेस में जाना है, इधर पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं तो बस देश के लिए काम करना है। ये जुनून होता है अंदर से मेन ये। अपने आप आता है, इसके लिए कोई बाहर से नहीं मोटिवेट करता है किसी को। वाओ! दिस इज़ समथिंग, वो बोलते हैं ना, जब जुनून और जज़्बा मिल जाता है तभी कोई मोटिवेशन का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। बिल्कुल सर सही। एक जैसा आप बोले हैं ट्रेनिंग का बात किया है, तो मैं जब देखता हूँ और मैं सुना है थोड़ा बहुत मेरा जीजाजी से, जैसा मैं आपको बता रहा था, जीजाजी से मैं इंस्पायर्ड बहुत सारे हैं। मैं वो गाथाएँ सुने हैं, वो उनका जो जब गोली का आवाज़ चलता है, तब लगता है मतलब उनका कुछ हो रहा है। तो ये जब सुनता हूँ ना, मेरे को उस टाइम तो गूज़बम्प भी आते थे और मेरे को कभी-कभी लगता है मेरे को कभी-कभी फ़ील करना चाहिए, कभी जाना चाहिए। तो मैं जब सुनता हूँ ये स्टोरीज़, रियली ये फ़ील होता है। तो मेरे को एक एक दिमाग में एक मेरा क्वेश्चन आता था उसी टाइम बचपन से, एक कॉमन सिविलियन है, हम जैसा आदमी कोई कॉमन सिविलियन है जो काम कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, फैमिली के साथ है। यही आदमी जब उसी के एनवायरनमेंट में जाता है, पूरा अलग ही चीज़ हो जाता है उसके अंदर, मतलब है क्या उसके अंदर? क्या होता है? कॉमन आदमी जाता है पूरा, उस टाइम लगता है पूरा अलग खूंखार आदमी एक बन के तैयार हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम सालों भर के बाद, कुछ महीनों के अंदर कुछ कुछ अलग ही चेंज हो जाता है। मतलब मेरा सीनियर को भी देखा है, कुछ मेरा हमारा कॉलेज में इंजीनियरिंग सीनियर है, उन्होंने अभी असिस्टेंट कमांडेंट है, शायद अभी कमांडेंट हो गया है कि नहीं, मेरे को बात करूँगा आपके इनके बाद, तो डेफिनिटली ही विल फील आल्सो प्राउड, बट आई फील प्राउड व्हेन आई सी, बट क्या होता है अंदर, क्या होता है सर? बिल्कुल, कोई सिविलियन जाता है नॉर्मली क्या बिकॉज़ मैं तो सब तरह से फ़ोर्स में पैदा भी हुआ, मेरा बर्थ प्लेस भी मेरा मिलिट्री हॉस्पिटल है। तो मैं तो सब ब्लड ही वाह! हमारा पूरा अंदर से फ़ोर्सेस का ही है। लेकिन जब सिविलियन कोई जाता है तो मेरे साथ में और बैचमेट्स हैं मेरे, अभी डीआईजीज़ हैं, कुछ आईजी भी हैं। तो जब उनको देखा मैंने आने के बाद में क्योंकि उनको डिफ़िकल्टी हो सबसे पहले हेयर कटिंग का जो जाता है ना, सबसे पहले बड़े-बड़े बाल लेके जाते हैं तो पूरा कट कर देते हैं उसको। सेकंडली एक एटमॉस्फियर, एक माहौल जो मिलता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी माहौल में रहेंगे, आप वैसे ही बनेंगे। हुँ, ठीक है? तो ये एक माहौल मिलता है फिर क्योंकि वो बंदा आया है अपनी मर्ज़ी से, यहाँ कोई पकड़ के नहीं लाता है। अपने इंटरेस्ट से आता है तो उसको कुछ होता है माइंड में, तो हम सबसे पहले क्लैरिटी देते हैं उसको। फ़ोर्सेस में आने के बाद उसकी ब्रीफिंग होती है अच्छे से कि ये है, डिसिप्लिन का ये है, हमारा सुबह में रोल कॉल, शाम को सुबह में रोल कॉल होता है, इवनिंग में इनका रोल कॉल है, मॉर्निंग में मार्कर बोलते हैं।
अच्छा, मॉर्निंग में मार्कर बोलते हैं, मार्कर मीन्स पीटी से पहले हम लोग एक ब्रीफिंग करते हैं डेली का। अच्छा, और शाम को रोल कॉल होता है जिसमें पूरे दिन का क्या इवेंट है और अगले दिन क्या करना है। ये डेली अच्छा, की ब्रीफिंग हर फोर्स में है। अच्छा। ठीक है? तो वो ब्रीफिंग इतनी ज़्यादा माइंड में डालते हैं कि अगले का टास्क क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एक तो ये चीज़ चलती है। दूसरी चीज़ है जब ट्रेनिंग देते हैं तो हमारी ड्रिल होती है। हुँ, कदम-कदम मिला के चलते हैं ना ड्रिल। हुँ, पीटी देखा में भी होता है, खड़ा करने का तरीका होता है। तो यस। वो सारा हमको एक सिंक्रोनाइज़ करता है कि सारे एक हैं। तो हुँ, उसके अंदर में जो ट्रेन्ड है, यूनिटी। जो नहीं ट्रेन्ड है, तो एक जोश रहता है उसके अंदर कि यार हम सब एक हैं और उस ड्रिल के अंदर में हम लोग को शुरू के 3 महीने के अंदर में परफेक्ट कर देते हैं। कहाँ खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है, कब खड़ा होना है, क्या टाइमिंग है, हम डिसिप्लिन में उसको लेकर आए थे। विथिन 3 मंथ्स में जो होना होगा हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो 3 महीने के अंदर जब उनको टफ लगता है, नहीं ये लाइफ मेरे लिए नहीं है, तो वो छोड़ के भी जा सकते हैं। अच्छा। उनको चॉइसेस भी है कि वो जा सकते हैं। लेकिन 3 महीने जो रुक गया किसी भी फ़ोर्स के अंदर में, कैसे भी करके 3 मंथ्स रुक जाता है, वो आगे तक जॉब करने के लिए तैयार होता है। जो 3 महीने नहीं करता ये एक आज़माया हुआ फ़ॉर्मूला है। 3 महीने तक देखेंगे, उनको 3 महीने के अंदर में आ गया, आ गया। और उसके बाद वो परमानेंट रह सकता है। 3 महीने के अंदर में जिसको निकलना होता है, निकल जाता है। तो एक सिविलियन को लगता है मैं क्योंकि बाहर से देखने में अलग दिखता है कि यार ऐसा करना है, वैसा करना है। जब अंदर जाके खुद को फिज़िकल वो होता है यस, ना बनाते हैं। ये क्या है टफनेस के लिए बनाते हैं। हम यस, लोग सिर्फ फिज़िकल के लिए नहीं बनाते हैं। हुँ, यहाँ ट्रेनिंग के अंदर में मेंटल टफनेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हुँ, क्योंकि इंसान का शरीर काम नहीं करे अगर विल पावर है, वो कुछ भी कर जाता है, वो जुनून कुछ भी कर जाता है। तो आपको ये हुँ, नहीं दिखता हम आग में से भी गए हैं ट्रेनिंग के अंदर में, पानी से भी गए हैं, डूबे भी हैं उसके अंदर में और फिर फायर के ऊपर से भी नीचे से भी निकले। फायर हमारे लेफ्ट राइट ऊपर-नीचे फायर चल रहा है ट्रेसर राउंड के थ्रू और हम उसके अंदर से भी निकले। ऐसा नहीं है कहीं ब्लास्ट भी हो रहा है, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। यस। तो बैटल वो इनोकुलेशन माहौल बोलते उधर हैं। बनाया जाता है सर? ऐसा माहौल उधर बनाया जाता है मतलब यस। मैं सुना एक चीज़ सर, मतलब ट्रेनिंग ऑलवेज़ बिकम टफर देन द एक्चुअल कंडीशन जो होता है, एक्चुअल वॉरफील्ड जो होता है ना, वो बहुत आसान हो जाता है। जो ट्रेनिंग फील्ड होता है ना, सबसे तकलीफ वाला टफ फेज़ होता है, मैं सुना है। वाक़ई में ऐसा ही होता है? यस, ट्रेनिंग बहुत टफ उनके लिए है जिन्होंने पहले से कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया है। कई बार हमारे यहाँ पे भर्ती होकर के पढ़ाई-लिखाई करके आ जा रहे हैं। आने के बाद उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा ही टॉर्चर करता है, कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन वो महीने भर के अंदर विदिन अ मंथ और 2 मंथ्स में इतने परफेक्ट होते हैं, वो लोग कहाँ चलना है, कहाँ दौड़ाना है, कहाँ भगाना है। आप जो टास्क दो हम फिज़िकली करने को तैयार है, मेंटली करने को तैयार है। ये थोड़े दिन के अंदर में ही हो जाता है। उसके बाद इनकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों को लेकर के चलते हैं। तो कमांडो कोर्स भी कराते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं, अच्छा। मैंने 3 कमांडो कोर्स किए हुए हैं। वाह! सर इसका माइंडसेट आप 2 चीज़ बताएँ। एक चीज़ याद आ रहा है ना जब मैं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब भी किसी को बात करता हूँ, जैसे आप बोला ना 3 महीना कोई मतलब इधर झेल सकता है, कोई टिक गया तो पूरा कर सकता है। तो मेरे को एक टैगलाइन मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, आइदर यू ब्रेक इट और यू ब्रेक थ्रू इट। मतलब मेरे पास जो आएगा आइदर वो ब्रेक करके जाएगा, नहीं तो ब्रेक थ्रू करके जाएगा। ब्रेक होने चांसेस कम होता है, ब्रेक थ्रू करेगा ही करेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन रेज़ोनेट। सर यू टेल अबाउट समथिंग अबाउट माइंडसेट जो वॉरियर माइंडसेट क्या होता है? मतलब एक कॉमन आदमी आता है और जब अंदर में वो ट्रेनिंग करता है उसको वॉरियर माइंडसेट में क्या-क्या फीड किया जाता है? मतलब क्या करते क्या है? और उसके मतलब एक वॉरियर बन जाता है मतलब कॉमन सिविलियन पर्सन एकदम तैयार हो जाता है किधर भी किसी कोने में दुनिया में कोई जाएगा मैं भेज दो हमेशा रेडी हो जाता है जय हिंद को आगे लेके तिरंगा को आगे लेके जाके वो काम करने के लिए तैयार है कैसा क्या करते हैं थोड़ा बताइए सर। हाँ, इसमें क्या होता है हम लोग लाइव एग्जांपल जो लोग ग्राउंड के अंदर में काम किए हैं, जिसने अगर बॉर्डर पे काम किया है, पाकिस्तान बॉर्डर पे काम किया है, जब हम्म, बीएसएफ नहीं थी तो उससे पहले हमारी सीआरपी रहती थी क्योंकि सबसे पुरानी फोर्स में से सीआरपी और असम राइफल है। ठीक है, असम राइफल ज़्यादा पुराना है, सेकंड नंबर पे हमारा सीआरपी आता है। तो वो बॉर्डर के किस्से सुनाते हैं, वहाँ कैसे हुआ? तो मन करता है यार ऐसे टाइम पर हम क्यों नहीं थे? वो अंदर का जोश है या फिर अपने फील्ड का बताते हैं कि हमने ऐसे-ऐसे करके टेररिस्ट को कैसे पकड़ा, कैसे मारा या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि उस बॉर्डर पे कितनी दिक्कतें आई थी, उसमें कैसी सिचुएशन में हम लोग रहे। तो मन करता है यार हम क्यों नहीं थे? अगर जब देश के दुश्मन का नंबर आता है या कभी नक्सल का हाँ या पहले टेररिज़्म का आता है, तो हम क्यों नहीं थे? वो जोश रहता है मन के अंदर में यार मैं आने वाले टाइम पर हम लोग बेसिक ट्रेनिंग से ऐसे भाग रहे थे कि कब हमको कमांड मिले और कब हम जाकर के फील्ड में काम करना शुरू करें। वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग में इतना मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं और लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं, वैसी सिचुएशन बनाते हैं तो मन करता है ऑटोमेटिक कि अब हमको फील्ड में छोड़ देना चाहिए, हो गए हम तैयार, अब निकल के जाना है यहाँ से। सर थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। सर एक चीज़ मेरे को और याद आ रहा है,
मैं ये चीज़ मैं जीजा से सुनता था और ये चीज़ आप भी रेज़ोनेट करेंगे और मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप अभी रिटायर्ड हो चुका है, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया है सर। हुँ। नाउ मैं ये सुना है, क्या जो आदमी एक बार मतलब इसमें सर्विस में आ चुका है, उनको कभी भी एक कॉल भी आ गया ना, नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। आइदर वो रिटायर्ड है और कोई वॉलंटियर रिटायर्ड हो है, क्या एज में भी रिटायर हो गया, डज़न्ट मैटर। हुँ, हुँ। एक कॉल का भी प्रतीक्षा है, जैसा एक बार कॉल आया तुरंत वो जैसा स्थिति में है उसी स्थिति में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सर टेल मी अबाउट दैट माइंडसेट क्या है? हाँ, उसमें क्या होता है हम कंट्री फर्स्ट है, हम लोग सबसे पहले कंट्री फर्स्ट है। ये अंदर में से आवाज़ आती है कि कंट्री फर्स्ट है, परिवार और बाकी चीज़ तो चलेगा। जब कंट्री नहीं रहेगा या ऊपर से बाकी लोग ऊपर से अटैक करके अगर आ गए और हमारा कंट्री को कैप्चर कर लिया, तो फिर उसके बाद हमारा परिवार तो वैसे भी जाना है। तो हमेशा दिमाग में रहता है कंट्री फर्स्ट। हमारी जो क्या बोलते हैं हमारे कंट्रीमैन हैं, जो हमारे नागरिक हैं, वो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी उन तक नहीं आने से पहले हम किस लिए हैं फिर? हम भर्ती क्यों हुए थे? हमको अपना वापस बेसिक पे जाना है ना यार, तुम आए क्यों थे फ़ोर्स में? ट्रेनिंग लेकर के तुम कर क्या रहे हो उधर में? तो हुँ, सबसे पहले कंट्री है, अगर देश को हमारी ज़रूरत है, हम सबसे पहले जाने को तैयार हैं और फ़ील्ड की बात बताएँ तो हमको ये नहीं लगता कि वो गोली लगेगी या मरेंगे या जिएँगे, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो आए हैं देश सेवा के लिए। बस वही माइंड में रहता है और कुछ नहीं। वाह! वाह! मतलब ये एक देशभक्ति का मतलब ऐसा हमको सबकॉन्शियसली बिल्ड किया जाता है, जो मतलब कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें तैयार हो जाता है। एंड सर ये स्टोरी में हमेशा मैं बोलता रहता हूँ सबको मतलब इवन माय फैमिली मेंबर्स और मैं रिसेंटली मतलब जब आपसे पहली बार मिला है 1 महीना पहले एक रिट्रीट के द्वारा, तब मैं आपको शेयर कर रहा था ना जब कहीं भी सिचुएशन होता है मैं बोलता हूँ, जो हमारा बीबिया है, वाइफ है अ, बहुत सारा सिस्टर्स है, इनका स्थिति में सिंदूर और बिंदी जो चलता है मतलब है, ये इनके वजह से है, ये तुम्हारा हस्बैंड के वजह से नहीं है। ये है जो बॉर्डर में और हमारा देश में कोने-कोने में जो सिक्योरिटी दे रहा है, जो उसमें हम कैसा भी परिस्थिति में है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरे को याद है रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था अ, मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली विल बी ऑलवेज़ लाइक फर्स्ट टारगेटेड एरिया क्योंकि यस। जब मंत्री ये सब सिचुएशन होता है तो वो हॉट सीट हमेशा होता है, टॉप जगह पे उसको कैसे टारगेट किया जाए भाई दुश्मन के द्वारा। तो इसमें सुरक्षित महसूस तब कर सकता है बट आई वाज़ फीलिंग सो कंफर्टेबल एंड सिक्योर एंड आई वाज़ टेलिंग बिकॉज़ हमारा भरोसा है, हमारे जो जवान है, हमारे पास जो दुनिया में नागरिक को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा देश ये सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ऑल दिस सपोर्ट एंड ऑल द सर्विसेज़ you people have given to the country, to the nation एंड जब जितना बार भी सुने उतना ही कम है। सर हम आपसे जानना चाहता हूँ आपका 30 इयर्स के द्वारा क्या-क्या टेल मी सम 4 और 5 इंसिडेंट जिसमें टफेस्ट और एटलीस्ट 3 इंसिडेंट्स आप बताएँगे जिसमें आप टफेस्ट ऑपरेशन और टफेस्ट सिचुएशन में आप मतलब आप गो थ्रू किया है उसी सिचुएशन में और उसमें कैसे-कैसे आपका अ, जर्नी आप बताएँगे तो हम ऑडियंस और जनता को एक समझ जाएँगे कैसे एक हम कैसे मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैं बात करूँ स्टार्टिंग फ्रॉम मेरा पंजाब से शुरू हुआ था अच्छा। और पंजाब के अंदर में भी हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, वहाँ शांति मिली। सेकंड मेरा ऑपरेशंस हुआ आंध्रा के अंदर में। आंध्रा जो अभी तेलंगाना बोलते हैं, हुँ, निज़ामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, वारंगल, ये एरिया में मेरी बटालियंस रही है और मैं एक्टिव पार्टिसिपेट किया क्योंकि मैं उस टाइम में असिस्टेंट कमांडेंट रहा और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन आंध्रा में स्पेशली निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट और करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ऑपरेशंस किए हैं, जिनमें लाइव हमारा आमने-सामने हुआ है। हुँ। तो हम लोगों ने जब हम आंध्रा से निकल रहे थे तो हमारे लिए स्पेशली 119 बटालियन के लिए एक पोस्टर्स नक्सल ने लगा दिए थे कि ओह! आपकी बटालियन को हम निकलने नहीं देंगे और उस टाइम में ओपन ये थ्रेट हुआ कि हमारी टीम एकदम जी, ओपन ओपन थ्रेट आया क्या? हाँ? ओपन थ्रेट? ओपन उन्होंने पोस्टर्स लगा रखे थे कि ये बटालियन को हम लोग इनमें से इन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया है तो हम इनको जाने नहीं देंगे। तो वाह!
माय ये हुआ गॉड! और उसी से जस्ट कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने उनकी एक और दलब को खत्म किया था लिंगमपेट एरिया के अंदर में, मतलब जगह की बात बता रहा हूँ। हुँ, तो वहाँ हम ग्रे हाउंड के साथ में काम किया हम लोगों ने और हुँ, बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। वहाँ इवन कई बार ऐसा भी हुआ आईडीज़ के ऊपर में, जो लास्ट हमने 1998 की बात करूँ, हुँ, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे 100 से ऊपर आईडीज़ लगाए हुए थे और वो हम लोगों ने निकाले हैं। हुँ, क्योंकि इनकी क्या है, 1 दिन पहले का नहीं लगाया होता, वो तो कम से कम 3 साल से 10 साल पुराना भी आईडी ज़मीन में होगा। उनके लीडर्स को मालूम है कहाँ से इसको कनेक्ट करके कैसे उड़ाना है। तो वो ओह! सारी चीज़ उनकी रहती है। तो ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं। इवन एक इंसिडेंट की बात करें तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, हुँ, उसको जस्ट हॉस्पिटल में छोड़ा था, तब तक मेरे पास मैसेज आया। जस्ट हाँ, वाइफ को वहाँ उनका डिलीवरी हुआ है और इमीडिएटली मेरे को मेरी कंपनी में जाना पड़ा क्योंकि आई वाज़ देयर ओनली। तो या उन वाइफ को अकेला छोड़ा, घर से कोई आ नहीं पाया था आपका और बेटा तब एक जन्म हुआ है? जी, आपका बेटा तब जन्म हुआ है? जन्म हुआ है उसी दिन और सुबह 5:30 पे जन्म हुआ है। 6 आ गया कि आपके यहाँ से कुछ नक्सल ने पुलिस वालों को किडनैप कर लिया। ओह! इमीडिएटली भागे हैं, फिर उधर से हमने ऑपरेशन को लॉन्च किया है मिल कर के और फिर वहाँ से उनको छुड़ाया है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, छोटे-छोटे तो हैं ही हैं। ये इंसिडेंट सबसे बड़ा मेरे को लगता है मेरी मेरे को लाइफ में सुन कि के मैं वाइफ गूज़बम्प को आ रहा अकेला है। छोड़ के आया हूँ। जी, तो उस टाइम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। उसमें से अभी मैं बात करता हूँ एक और ये अरुणाचल का एक इंसिडेंट हुआ है, हुँ, जहाँ पर एनएससीएन के जो 2 ग्रुप हैं इनके, चेचेन उन के लोगों बॉर्डर ने जो रहता है। या अरुणाचल का बॉर्डर एरिया है तिराप एंड चांगलांग। या आज भी वो डिस्टर्ब एरिया बहुत ही है। टफ एरिया है। वो डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ पर उनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी-बड़ी है, मतलब वो 100 से ऊपर भी मूव करते हैं। तो एक बार हमको पता लगा, इन्फॉर्मेशन मिली मेरे कैंप के आस-पास में ही कहीं नक्सल ये लोग हैं एनएससीएनआई के वाले, तो वो उनको जब हमने कवर किया है अलग-अलग कंपनीज़ के थ्रू, तो 150 को हम लोग 45 ने कवर किया है। उनको भागना पड़ा वापस। तो हुँ, कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोग फाइट करते हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, जो आपने इंसिडेंट की बात करें, मैं सिर्फ यस, एक ही इंसिडेंट की बात करता हूँ। यस, हम लोग करीब महीने भर से नक्सल को छत्तीसगढ़ के कुछ मैं दंतेवाड़ा में पोस्टेड था, लेकिन हुँ, हमारा ऑपरेशन एरिया दंतेवाड़ा से लेके आप भी गूगल करेंगे तो मिलेगा चिंता गुफा एरिया के अंदर में, जहाँ कोंटा और ये एरिया है बिल्कुल इंटीरियर का। हुँ, बाद में ये वारंगल के साथ में मिलता है, जहाँ नक्सल का हॉट बेल्ट है वो पूरा। वहाँ नक्सल के एरिया में कुछ एक ऐसा है जहाँ पर तो कोई आज तक गवर्नमेंट ऑफिशियल गया ही नहीं है। ओह ऐसे माय एरिया गॉड! भी हैं। इतना टफ हाँ, एरिया है, मतलब डरता टफेस्ट है, एरिया है। जी? इतना डरता है उधर। डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जाना है तो एक प्लान के नहीं, साथ जाना होता है। हाँ, वही हम मैं वही नुकसान बता नहीं रहा है चाहते। ना, अल्टीमेट डॉट तो वही है ना, जब मेरा ज़िंदगी हाँ, मतलब खत्म होगा, मतलब लास्ट हाँ, वो डर से नहीं है, क्योंकि हमारी प्लानिंग के हिसाब से चलना, हमको पहले कौन-सा एरिया कवर करना है, फिर नेक्स्ट कौन-सा, फिर नेक्स्ट कॉन-सा, हम एक-एक करके जा रहे थे वहाँ पर। ये 2014 की बात कर रहा हूँ, आज तो सब कुछ फिर भी नॉर्मल है। अब तो हमारे कैंपस बिल्कुल डीप हाँ, फॉरेस्ट के अंदर में हमारे कैंप लगे हैं, यस, हमारी कंपनियाँ बटालियन हेडक्वार्टर है। लेकिन वो टाइम का बता रहा हूँ, जब ये हुआ था, तो हम लोग करीब 4-5 दिन तक हम लोग जंगल में थे और हमको चांसेस था कि अभी एनकाउंटर के चांसेस हैं। वो एनकाउंटर करीब हमारा चला है 4 घंटे। ओह! 4 घंटे नक्सल के साथ में 1 टू 1 फाइट किया है 3 जगह से हम लोगों ने, सामने-सामने? आमने-सामने का, ओह लाइव। माय तो वो इंसिडेंट इतना बड़ा इंसिडेंट है, उनका भी नुकसान हुआ और हमारा भी नुकसान हुआ। ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ हम हीरो वाली बात नहीं है, वहाँ तो किसी को भी लग सकती है। तो हमारे जवान, हमारे अफ़सर भी शहीद हुए, लेकिन हम लोगों ने उनको टफ फाइट दिया है। हुँ, और वो 4 घंटे लगना, सुबह 10:20 से लेकर के 2 बज के 20 मिनट तक हम लोग की फायरिंग चलती रही। उनके पास भी था हमारा। ये एक क्यों मैं इसको इंसिडेंट बता रहा हूँ, इसमें सबसे जो बड़ा एक नक्सल है हिडमा करके, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था और यही लीड कर रहा था। अभी जितने मैं 14 की बात कर रहा हूँ, 14 से अभी 26 में जाकर के 25th 26 में जाकर के हिडमा 12 को साल, 13 न्यूट्रलाइज़ साल। कर पाए। हुँ, अभी भी इतना टाइम फिर भी लग गया था, वो हाथ ही नहीं आ रहा था। तो मेरे ऑपरेशन एरिया नक्सल्स में 4 जगह एरिया है। जस्ट लाइक मैं पहला तो मेरा आंध्रा था, उसमें मैंने ऑपरेशंस किए। दूसरा मेरा बिहार था, हुँ, बिहार में गया, औरंगाबाद एरिया। तीसरा मेरा छत्तीसगढ़ था, जो हाँ, मैंने अभी आपको बताया, सुकमा छत्तीसगढ़ एरिया, टॉप सुकमा, एरिया है, कोंटा अभी भी और टॉप एरिया है। दंतेवाड़ा एरिया। और चौथा मेरा था झारखंड का, जो अभी चाईबासा, आई वाज़ डीआईजी ऑपरेशन चाईबासा। तो यहाँ जो भी ऑफिसर्स हैं, और जब मैं छत्तीसगढ़ में था, तो मैं एज़ ए कमांडेंट गया हूँ। वो बहुत सीनियर कमांडेंट था, तब भी हमारे यहाँ पर आईजी, डीआईजी सब ऑपरेशन पे जाते थे, ग्राउंड में काम करते थे।
इतना सारा ऑपरेशंस का है। सर आप कुछ ये मतलब कैसे स्ट्रैटेजी बनाया जाता है? जब आप कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टमैटिक आता है। तो इसमें तो देखिए मतलब जो ओपोनेंट साइड है और जो हमारा दुश्मन है, इधर नक्सल हो गया और कोई कंट्री का यू नो ओपोनेंट भी है, तो उनका भी तो दिमाग आप लोग का जैसा दिमाग है, उसका भी तो मास्टरमाइंड उनको भी प्लान करना पड़ता है, तभी तो आपको मतलब आप लोग का अटैक कर पाए, हम लोग का अटैक कर पाएगा। तो इसमें आप लोग क्या काउंटर अटैक और जैसा आपको कोई मैसेज मिले, उसमें बोलते हैं ना मतलब उसमें आपको कोई जब वार डिक्लेयर हो गया मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तभी तो सोचने का कोई मतलब स्पेस नहीं रहता है। उसमें आप कैसे तुरंत मतलब स्ट्रैटेजी को मतलब डिप्लॉय करते हैं और ऑपरेशन को डिप्लॉय कैसे करते हैं? ऑन द स्पॉट वो कैसे आप लोग करते हैं? थोड़ा-सा इसके आप थोड़ा अ, हमको बता पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा सर। क्या होता है कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं तैयार होती कि आज अगर पाकिस्तान ने अटैक किया तो हम लोग आज ही जाके तैयारी करेंगे, नहीं होता है। हमारे यहाँ पर रोटेशन ट्रेनिंग के नाम से हम ट्रेनिंग करते रहते हैं। हम लोग को ये नहीं अगर हमारी 3 कंपनियाँ हैं तो 1 कंपनी रोटेशन ट्रेनिंग करेगी ताकि वो फायरिंग भी करना जानती है और टैक्टिक्स भी उसके साथ में रहती है। जब भी हम ऑपरेशन जाने के टाइम पर वो ट्रेनिंग वाली कंपनी को फिर ऑपरेशन में डालेंगे, ऑपरेशन की एक कंपनी हमारी ट्रेनिंग में आएगी। तो हम क हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। हुँ, हमको जो सिचुएशन है कि और हम अलग-अलग सिचुएशन पे काम करते हैं। हुँ, कि ऐसा नहीं है कि आज उसने अटैक किया या आज उधर में अटैक हो रहा है तो हम वो सिचुएशन आज बना के फिर करेंगे, ऐसा नहीं है। ये काम नक्सल करते हैं, ये लोग बाकी लोग करते हैं कि वो लोग प्लानिंग करते हैं कि इनका मूवमेंट क्या है, फोर्सेस का, कब जाना है, कब निकलती है, कब क्या करती है, उन लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है। और जब उनको लगता है कि अब प्रिपेयर हैं, अभी ये लोग ढीले हो सकते हैं, तब वो लोग अटैक करते हैं। स्पेशली जब भी फोर्सेस निकलती है बाहर, वापस आने के टाइम पर ज़्यादा अटैक होते हैं। अच्छा। इंस्टेड ऑफ जाने के टाइम तो अलर्ट रहा है, सब कुछ ठीक-ठाक है। जब वो विथड्रॉ करते हैं या वापस आते हैं, वो टाइम पर ज़्यादा अटैक होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग हमेशा प्रिपेयर कैसे रह पाते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा एलिमेंट पहले ट्रेनिंग करता है और हुँ, दूसरा एलिमेंट डिप्लॉयमेंट में रहता है। तो इस वाह! तरह से हम लोग अपने आप को मैनेज करते हैं और जहाँ तक रहा मतलब बैकअप कि हमेशा फिक्स्ड है। उनसे जी, उनका बैकअप हमेशा दिमाग रहता की है। बात है, उनके पास भी दिमाग है, हमारे पास भी दिमाग है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इंट काम आती है, इंटेलिजेंस काम आती है। हमारा डिप्लॉयमेंट हर लेवल पे, हर एक कोऑर्डिनेशन में रहता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सीआरपी की इंट है, वही काम करेगी या सिविल पुलिस की इंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंट है, वही काम करती है, ऐसा नहीं। सब मिलकर के हमारा काम होता है। कोई अकेला अगर आर्मी है तो आर्मी की इंट से चल रहा है ऐसा भी नहीं है या हमारी इंट से चल रहा है सीआरपी साथ में है तो नहीं। हम सब मिलकर के कोऑर्डिनेशन होती है, हम लोगों की मीटिंग्स होती रहती है, हम रेगुलर बेसिस पे कमांडर्स मिलते रहते हैं। हम लोग का फ़ोन पर बात होगा या फिजिकल मीटिंग होती है। तो हम लोग को नए-नए टैक्टिक्स, नए-नए उनके जो प्लानिंग है वो सब शेयर करते हैं और फिर हम लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, जो हमने कश्मीर में स्पेशली सोपोर में किया। ओह! बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा हमारा सिविल पुलिस मेरा और आर्मी के साथ। अच्छा तो मतलब सर सीनियर ऑफिसर जो रहता है बैक एंड में उन्होंने कंटिन्यूअसली वो प्लान कंटिन्यूअसली बिल्ड करते रहते हैं और उसको कैसे डिप्लॉय किया जाए और उसको कोऑर्डिनेशन मतलब बैक एंड से ऐसा चलता है सो एक टीम ट्रेनिंग में भी चल रहा है और एक टीम डिप्लॉय में भी है सो दैट मतलब हमेशा बैकअप और द रिडंडेंसी इज रेडी है एनी टाइम्स कैन काउंटर अटैक। पर सर एक चीज है मतलब जैसे आप वो लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? यही है दुश्मन और यही है क्योंकि आप लोग को तो पहचानना ईज़ी है क्योंकि आप लोग एक ड्रेस कोड में हैं क्योंकि ये आपका पहचान है। हम जैसा ऐसा सूट-वूट में तो जाते नहीं है कोई मतलब अब जाके गोली करेंगे। वो लोग तो न मतलब जो जैसे आप बोल रहे थे नक्सल लोग, नक्साइल्स है, नक्सलरी और बाकी जो दुश्मन भी है रहेगा, तो जंगी लोग, तो ये लोग तो सिविल ड्रेस में ही रहेगा। करेक्ट। तो उसमें कैसे पता चलेगा यही हमारा मतलब ये कैसे डिटेक्ट करते हैं? इसका डिटेक्ट मैकेनिज़्म क्या रहता है आप लोग को? और इसको क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं मतलब जनता को बचाने के लिए मतलब नागरिक को बचाने के लिए। ये भी तो हमारा देश का एक नागरिक हो सकता है और नागरिक है भी बहुत जन। तो उसमें उसको ही चुन के मारना है। ये निर्णय मतलब मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसको मारना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हुँ। वो कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं? पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हम लोग किसी को मारने के लिए नहीं जाते हैं। अच्छा। सिर्फ़ एनिमीज़ को हम लोग बिल्कुल मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ। अपने यहाँ पर देश के अंदर चाहे वो नक्सल है और चाहे वो हम कहें कि ब इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी बोलते हैं हुँ, और बाकी छत्तीसगढ़ और इस जगह पे हम नक्सल बोलते हैं। तो हुँ, ये हमारी कंट्री के लोग हैं, हुँ, बाहर के आए हुए नहीं हैं। हुँ, टेररिज़्म में बाहर वाले भी हैं, अंदर वाले भी हैं। हुँ। तो हम
कभी भी उनको कभी मारने के लिए नहीं जाते हैं। हुँ, हम वहाँ जाते हैं, अगर वो मिलते हैं और वेपन के साथ हैं, तो हम उनको पहले चैलेंज करते हैं कि आप सरेंडर करो क्योंकि हम फ़ोर्स है और हाँ, हमको मालूम हो गया कि आपके पास वेपन है और हम उसको चैलेंज करते हैं। तो हाँ, चैलेंज करने में जो दिक्कत आती है तब अगर उनकी तरफ से फायर आएगा तो हमको फायर का जवाब फायर से देना है। हाँ। जब तक वो फायर नहीं करेगा तो मतलब हमारे लिए नहीं कि हम मारने जा रहे हैं, सीधा उँगली से मारने काम नहीं चले तो टेढ़ी उँगली का डालते हैं। तभी बात ये हम जब तक मजबूर नहीं होंगे अपने डिफेंस में करते हैं कि वो मार देगा हमको, इसके हुँ, लिए ज़्यादातर काम करते हैं। हम मारने नहीं हुँ, जाते, कहीं नक्सल को भी मारने नहीं जाते हैं, किसी को मारने नहीं जाते, हम उसको चैलेंज करते हैं, अगर वो सरेंडर कर दे तो और इसमें एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको ये बात सोपोर की है जब मैं कमांडेंट रहा था, तो हुँ, वहाँ पर 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट एंट्री किए थे और सोपोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, तो वहाँ पर 4 को तो न्यूट्रलाइज़ कर दिया था क्योंकि वो लोगों ने फायर किया, हमारे फायर हुआ। लेकिन एक को बड़ा मुश्किल से हमने बुला कर के एक मौलवी को बुलाया कि तुम भी वो, हम भी वो करके नहीं होता है। तो हमने हमारे कहा हम पास में सरेंडर आ जाओ, कराते हैं। दोस्त बन हाँ, तो आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, तो हम दोनों मिल कर के हम आपको बचा लेंगे और आप चिंता मत करो, हम आपको मारेंगे नहीं। 4 आपके गए हैं, मारने को आपको भी मार सकते थे, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ज़िंदा रहें, आप आएँ हैं, सरेंडर करें। तो उसको करीब 1 डेढ़ घंटे के नेगोशिएशन के बाद उसने सरेंडर किया। ओके। सरेंडर करके हाँ, सरेंडर किया उसने, सरेंडर करके हम उसको लेकर आए, अपने हुँ, ऑफ़िस में लेके आए और वहाँ उससे पूछा, खाने-पीने के बारे में पूछा और वो बोल रहा था मैंने खाया नहीं है, तो उसको खिलाया-पिलाया और आराम से उससे बात की। हमने कोई मार-पिटाई वाला काम हम लोग नहीं करते, जो काम प्यार से हो रहा है तो क्यों ज़रूरी है। हुँ, वो बंदा बोलता है, हमको इतना ज़्यादा पाकिस्तान का था, हुँ, बोलता है हमको इतना ज़्यादा ब्रीफ किया गया, इतना वो बताया गया कि इंडियन फ़ोर्सेस जो है वो बहुत सारा जुल्म कर रही है कश्मीर के अंदर में। तो इस तरह से हमको बोले लेकिन जब आप मेरे जैसे टेररिस्ट को आप हुँ, खिला रहे हैं, मेरे को चाय पिला रहे हैं, मेरे को यहाँ बैठाया है, मेरे से आराम से बात कर रहे हैं, मेरे को मारा-पीटा नहीं, तो फिर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इंडिया के अंदर में कैसा चल रहा है और वो किस तरह से हमको भड़का करके यहाँ भेजते हैं। तो एक गरीब आदमी था, किसी बहुत गरीब परिवार से था वो पर वो टेररिस्ट, टेररिस्ट उसको था क्या ट्रेन उन्होंने आर्मी आर्मी से था? मतलब वो पाकिस्तान आर्मी से नहीं, था? वो टेररिस्ट था। वो टेररिस्ट टेररिस्ट उसको था। बनाया गया है वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके पाकिस्तान में हुँ, और वो टेररिस्ट बना कर के भेजा हो जो इसलिए बागलकोट और ये सब जगह जो हुआ है वो करेक्ट है। तो जहाँ पर भी टेररिस्ट कैंप्स हैं तो वहाँ तो सबको मालूम है इस चीज़ का स्पेशली इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और बाकी पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी मालूम है कहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं। तो वो बंदा टेररिस्ट था और है उसकी ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें और ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी हम लोगों ने सरेंडर तो कराए क्या हैं, उसको छोड़ दिया पकड़े है हैं। बाद में? नहीं, 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 उनका केस चलेगा ना फिर तो, वो तो अपने जेल में उसको बाद में जेल भेज दिया उसको। बाकी अच्छा, अपना जो प्रोसेस है क्या बोलते हैं कानून जो अपना काम करेगा। जो अच्छा। इंटरनेशनल लॉ है और अपना लॉ है तो उस पे काम करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि उसको मारना है, नहीं, नहीं। नहीं, हमने नहीं कोई उसको भी आज मतलब तक कोई क्लीन पकड़ने के नहीं बाद छोड़ देते हैं क्या मतलब उसको अभी लॉ लॉ के नहीं, अंदर जो भी मतलब लॉ के पूछताछ कर अंदर देते हैं? यस, यस, यस। ओके। करेक्ट, करेक्ट तो अपना केस चलेगा उसमें। ऐसा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, पकड़ तो करके हम लोग जेल आ भेजते हैं। आज आज ऐसा एक दिन है मतलब जी, ये दिन में सर देखा जाए तो दुनिया में एक कपल्स के लिए एक डे है जिसमें वैलेंटाइन्स डे है। हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत फूलों का बरसात होते हैं, यू नो बट इसी एक दिन था मेरे को याद है जस्ट 6 साल पहले, 7 साल पहले ऐसा एक दिन था जिसमें उसी टाइम कुछ सीआरपीएफ का कैंप में कुछ हमला हुआ है और बहुत सारा जवान जवान उसी में डेथ हो चुका था। जो मैं बात कर रहा हूँ पुलवामा के बारे में। आप उसी एरिया में भी आप सर्व किए हो हमारा कंट्रीज को। सर बताइए सर जब ऐसा इंसिडेंट्स होता है बट ऐसा जब सिचुएशन था उसी एरिया में आपका सेवा करने का आपका एक्सपीरियंस एक तो बात है और ऐसा जब सिचुएशन होता है उसी टाइम मेरे को एक चीज याद आ रहा है जैसा मेरा जीजा जी था उनका बैटेलियन उस टाइम छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ से उन्होंने कुछ टीम्स उधर भेजा गया था जस्ट कुछ दिन पहले एंड कुछ दिन के बाद भी भेजा गया था 2 टीम भेजा गया था। एक टीम में तो ऐसा था जो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है था उसका नेक्स्ट गाड़ी गया तो वो भी उड़ गया था मतलब उन्होंने उस टाइम उनका फैमिली से बात कर रहा था वाइफ से बात कर रहा था सडन करके कुछ आवाज आया उसके बाद और कुछ बात नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो ये सिचुएशन उस टाइम में हुआ था। तो आप बताइए सर उसी टाइम
जो ऑपरेशन रहता है वो कितना, मतलब कैसे इसका एक्ट करता है। सो दो तरीका क्वेश्चन है। पहले आपका सर एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, मतलब जब पुलवामा में आप सेवा किए उधर, उसके एक्सपीरियंस, और जब ऐसा काम हुआ तब कैसे किए? एक्चुअली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास रेगुलर आती है कि हाँ, कुछ ना कुछ होने वाला है या कुछ होने के चांसेस हैं। तो हम लोग कई जगह तो हम लोग उनको पकड़ पाते हैं। क्योंकि जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारी इंटेलिजेंस प्लस लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस होती है और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग इंटेलिजेंस यूनिट है। ये सब मिलकर के काम करते हैं। जब हमको मिल जाता है तो हम लोग, ऐसा नहीं है ये इंसिडेंट हो गया, हम कहेंगे कि हमारा बैड लक है कि ये सारा कुछ हो पाया। नहीं तो नॉर्मली हमारे पास में इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हमारी टीम्स अलग-अलग जगह से जाकर के कैप्चर भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे इतने सारे इंसिडेंट तो हमने रोक लिए जिसके बारे में पता नहीं है लोगों को। लेकिन ये इंसिडेंट हो गया इसलिए पूरे दुनिया में खबर लग गया कि पुलवामा हुआ। पुलवामा में जो अटैक हुआ ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट रहा और इसमें हम नहीं कहेंगे कि फोर्सेस की कमी थी या इंटेलिजेंस की कमी थी, क्योंकि ये जो चल रहा था पुलवामा अटैक का, ये 1 दिन का 2 दिन का नहीं था। ये हम्म। हमारे पास, मैं 2017-18 में मैं वहाँ से निकला हूँ और अच्छा, 19 में ये, ये हाँ, मैं 18 तक वहीं था, हाँ। श्रीनगर में। यस। 18 तक था और 17-18 के अंदर में भी इंटेलिजेंस आ रही थी कि हमारी कॉन्वॉय पर अटैक होने के चांसेस हैं। तो हम लोगों ने उसके टाइमिंग्स चेंज करे, हमने बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स अपनाई कि हम कैसे अपने जवानों को बचाएँगे। तो सोचो हम लोग 17 से और 18 से ये चल रहा है, 17 से लास्ट से बताऊँगा कि यहाँ हमारे उस पे कॉन्वॉय पर अटैक होने के चांसेस हैं। तो ये जो छुट्टी वाले बंदे हैं हमारे जम्मू से जब चलते हैं, श्रीनगर तक इनको हमारी प्रोटेक्शन रहती है साथ में। तो वो प्रोटेक्शन कर सकती है, अगर कहीं फायर आ रहा है तो उसको तो न्यूट्रलाइज़ करा जा सकता है। लेकिन जब एक आईडी एक गाड़ी में भर करके लेके जा रहा है और उसको एक सुसाइडल बम्पर जो है, वो डायरेक्ट अटैक करता है, तो इसको हमको रोकना जस्ट लाइक इम्पॉसिबल ही बोल सकते हैं। प्रिकॉशनरी हमारी इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, आएगा या चांसेस है, तो हमने अपने डिप्लॉयमेंट जितनी हमारी मैन पावर से कर सकते थे, करी है। इंटेलिजेंस के बेसिस पे करी है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है और हम लोग प्रिपेयर भी रहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी अगर उरी की बात करें तो वहाँ पर भी टेररिस्ट अटैक हुआ, कैंप में जाके छुट्टी वाले बंदों के साथ में किया। तो ये लोग कायर होते हैं, इनके अंदर में दम नहीं है कि आमने-सामने लड़ पाएँ। ये लोग तो सिर्फ मार के भागने वाले हैं, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं, चाहे पाकिस्तान में ट्रेंड है, कहीं ट्रेंड है, लेकिन इनके पास में डर है मरने का। सिर्फ जो इस टाइप के सुसाइडल बॉम्बर हैं, इनके पास में भी इनको ऐसा मोटिवेट किया जाता है झूठ बोल के, क्योंकि मैंने टेररिस्ट पकड़ा और हम लोगों ने उनसे इंटेरोगेशन किया, उनसे जस्ट बात करी है, तो हमको पता है कि इनको कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है और कैसे मोटिवेट किया जाता है इस तरफ से कि आप ऐसा करेंगे तो आपको अगले जन्म में, या कहो कि मरने के बाद में कहाँ क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें इनको डाली जाती है मन में। अच्छा, ठीक है? तो ये ये देखिए, अटैक करने को तैयार रहते हैं। डेथ, यस। डेथ सबसे ज्यादा फियर होता है। अल्टीमेट फियर देखा जाए तो डेथ ही आता है। और जब सुसाइडल बॉम्ब डालता है तो इसके मतलब तो ये तो कहर है। अभी मैं चोरी किया, पकड़ा गया, साजा मिल सकता है, हो सकता है मार भी ना जाए। जैसा मैं टेररिस्ट अटैक कर रहा हूँ, खुद हो भी ये है, मैं पकड़ा गया है तो इधर मारा जाए तो मैं सरेंडर कर देता, जैसा आप बोले, तो मैं छोड़ दिया जाए। हो सकता है लाइफ में ना मार दिया जाए। लेकिन जब किसी को सुइसाइडल बॉम्ब के हिसाब से उनको भेजा जा रहा है तो एक तो चीज तय है, मेरा जिंदगी तो जा रहा है। तो इतना करेज उनको तो भेजा जाता है, फिर भी मतलब बोलते हैं क्या, मतलब ये लोग कवाट है, मतलब क्या है उसका, उसका दिमाग में क्या डाला जाता है, मतलब वो उनके उनको कैसे ट्रेन किया जाता है। ये भी तो हम लोग के पास मतलब इंफॉर्मेशन रहता है ना, मतलब वो कैसे ट्रेन कर रहे हैं, तब तो हम ज्यादा पावरफुल है, मतलब हम ज्यादा ट्रेंड है। तो उसको कैसे उसका ये किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है क्या, मतलब क्या गलत फहमियां मतलब फैलाया जाता है क्या, मतलब हमारा कंट्रीज का जो प्रोटेक्शन जो दे रहा है, तो मतलब प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है क्या, मतलब हमारा आर्मी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस मतलब झूठे आदमी है, खराब आदमी है, कैसे, मतलब क्या बताता है, थोड़ा बताइए सर। एक्चुअली क्या होता है, देखो, साइकोलॉजी पर बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब लोग कर सकते हैं। हम किसी भी इंसान को कुछ भी बना सकते हैं, हम्म। अगर हम उसको माहौल वैसा दे दें और उसको मोटिवेशन वैसे दें। मोटिवेशन मतलब ये है कि उनको मरने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ उनका मोटिवेशन सबसे बड़ा यही है। हम्म। अगर आप मरेंगे, आपके फैमिली को क्या मिला, क्योंकि ये गरीब लोगों को ज्यादातर पकड़ते हैं। जैसे मैंने बताया ना, पाकिस्तान का एक बहुत छोटे से दुकान थी उसके फादर की,
हुँ, और उस घर में रहता था, घर में कोई पैसा नहीं है। अब ये हुँ, उसको मोटी रकम दे दें किसी को भी कि ठीक है तुमको मैं 10 करोड़ देता हूँ, 1 करोड़ देता हूँ, कोई भी तैयार होगा क्या करना है? बोले चलो तुमको टेररिस्ट बन के जाना है। तो वो रहता है यार मैं वैसे भी ज़िंदा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ कुछ भी, घरवालों के लिए, या कुछ पैसा मिल जाएगा तो मेरे घरवाले तो खुश हो जाएँगे, मेरे मदर-फादर को कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो आप देखें एक इंसान के पास में मरने के अलावा कई बार सुसाइड हमारे सिविल में भी करते हैं। यस, तो उनके दिमाग में रहता है यार मेरा जीना बेकार है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो ये वैसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो पहले से ही परेशान हैं और जिन उनकी लाइफ के बारे में ये जानते हैं हुँ, कि ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा, अगर मैं इसको मोटिवेट करूँ तो ये जल्दी मोटिवेट होगा। हर एक को नहीं पकड़ के हमको स्ट्रॉन्ग को लेकर के जाएगा तो कोई हमको कर नहीं सकता कोई चेंज। हुँ, हमको कोई भी नहीं चेंज कर सकता, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी है। उधर उनके पास उनको वीक पॉइंट मालूम है, उसको करते हैं। दूसरी बात वो मज़हब को लेके चलते हैं, यानी कि हमारे रिलिजन को लेकर के आगे आते हैं कि हम ये है, ये है, ये है और रिलिजन के ऊपर में कुछ जगह लोग जो हैं, वो रिलिजन सबसे बड़ा है उनके लिए। उनको देश, कंट्री बड़ा नहीं है, उनका रिलीजन बड़ा है, परिवार बड़ा नहीं है, उनका रिलीजन बड़ा है। तो ऐसे में वो लोग उसको एक कमज़ोर नस को पकड़ के, ठीक है, रिलीजन, पीछे से गरीबी, पीछे से घर में कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, घरवालों से परेशान, वो समाज से परेशान, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड हो गया, तो सब तरह से दुखी लोगों को और मोटिवेट थोड़ा-सा कर देंगे कि मरने के बाद तुमको जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी और बहुत कुछ मिलेगा और जीने के लिए तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि मेरे इसके ऊपर में भी बहुत बड़ा हो जाएगा आपका पॉडकास्ट, तो यस, उसके ऊपर में नहीं जाएँगे। लेकिन माइंडसेट को चेंज आराम से रिलीजन के बेसिस पर, पैसे के बेसिस पर और व अगर उसकी कुछ और वीकनेस है, उसके बेसिस पर ये टेररिस्ट या नक्सल बना देते हैं। ओह! तो मतलब कॉमन मैन को भी एक अच्छा इंसान होके जो दुनिया को बदलने के लिए भी काम कर सकते हैं, तो सेम माइंड को क्यों ना इस्तेमाल करें मतलब अच्छा चीज़ के लिए, जो खराब चीज़ के लिए इस्तेमाल करके भी ये बन सकते हैं। बट सर ऐसा कुछ इंसिडेंट्स ऐसा भी हुआ है क्या मतलब जो टेररिस्ट पकड़ा गया, आ गया है, उसको रिफॉर्म किया गया है? मतलब कैंप के द्वारा और मतलब फोर्स के द्वारा कुछ रिफॉर्म किया गया है एंड दे बिकम्स नाउ either becomes join in your army camp or becomes a nice civilian और जिसमें ऐसा वो वापस मतलब छोड़ पकड़ जाने के बाद छोड़ने के बाद वापस उसी टेररिस्ट में चल अभी तो मेरे को पता चल गया ना इधर मेरे अंदर में जाके देख लिया है घुट घुट के पानी पी लिया है अभी कौन से जाएगा पे क्या है उधर जाके मैं अटैक करूंगा ऐसा ऐसा ना करके पूरा रिफॉर्म ऐसा भी कुछ इंसिडेंट्स हुआ है आपके मतलब जानने के द्वारा यस। मेरी इस 30 इयर्स की जो मैंने जॉब की है और मेरी मोस्टली फील्ड के अंदर में, इंडिया के अंदर में कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ पर पंजाब से लेकर के और अभी तक देखेंगे, वहाँ पर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट एरिया है या यहाँ पर टेररिज़्म, नक्सलिज़्म या इंसर्जेंसी है, मैं हर जगह पोस्टेड रहा हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं पोस्टिंग नहीं रही हूँ। तो मेरा हार्ड एरिया में ही सारा मैक्सिमम पोस्टिंग रहा है, इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स में जो हमारा पार्लियामेंट अटैक हुआ है या ये कहें अक्षरधाम का अटैक था तो आई वाज़ इन सेंट्रल कंट्रोल रूम। वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन, वहीं से हमारी टीमें डिस्पर्स हुई। तो मैं बताने का ये है कि मेरे को ऐसे लोग भी मिले हैं, टेररिस्ट भी मिले हैं, जिनको हम लोग कैट बोलते थे। पंजाब के अंदर में कैट बोलते थे, तो कैट मीन्स ये बंदा वो है जो टेररिस्ट था, लेकिन वो सरेंडर कर दिया और उनको हमारी फ़ोर्स के साथ में मिलकर के उन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ भी कराया, पकड़वाया भी है। तो ये टेररिज़्म का शुरू इंसर्जेंसी एरिया में उल्फा के साथ में मैं नलवाड़ी में पोस्टेड रहा। तो वहाँ से भी हम लोगों ने कुछ सरेंडर करे हुए लोगों को साथ लेके चलते थे। और उनके थ्रू उनको मालूम है कि कहाँ-कहाँ ये लोग रहते हैं, कहाँ इनके वेपन्स हैं, कहाँ उसने रखा। तो हम उनको साथ लेकर के बहुत सारे ऑपरेशंस किए, सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए और उनको फिर वापस हमने अपने मेन स्ट्रीम में लाए। उनको जो करना था उसके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब में तो गवर्नमेंट जॉब, फोर्सेस में रहना है फोर्सेस, उनकी चॉइस के हिसाब से रखा है। तीसरा हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ तो गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। वहाँ तो आप अगर बात करें दंतेवाड़ा की जहाँ मैं पोस्टेड था, वहाँ तो इन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है। ओह उसमें कम से 3 से 5,000 नक्सल्स जो हैं उनको सरेंडर करा कर के उनकी फैमिली को ला कर के एक उनका एक कैंप बनाया गया है और अच्छा उन कैंप के हाँ, उस कैंप के अंदर में वो लोग अपनी फैक्ट्री जाते हैं, जॉब करते हैं और साथ में काम करते हैं। कुछ लोगों को पुलिस में भर्ती किया गया है जो हमारे साथ में ऑपरेशंस में जाते हैं और वो बताते हैं क्योंकि मैंने ऐसा पीडिया ऑपरेशंस और 3-4 और ऑपरेशंस में गया हूँ, जब हम लोग उनको साथ लेके गए। तो उन्होंने हमको बताया कि हम मैं सर ये जगह उसने फिर गाँव वालों को बुलाया ना, जैसे ही उसका नाम लिया कि वो आया, सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए, कि वो गाँव वालों हमारा का गाँव एक एक तरह से वो एक
आइडियल पर्सन था जिसने बहुत हेल्प करी है। हमारा डॉन आ मैं ये गया। कहूँगा हाँ, वो लोग उसका एक तरह से हीरो था उनका वही तो। और उसको नाम सुन कर के लोग आ गए, बोले अरे वो आया है, उसने से सरेंडर किया। जब उसने सबको बैठाया, बात करी, तो एक लीडर था वो। देखो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव लेके दोनों चीज़ को चलना चाहिए फ़ोर्स में भी। मैं हुँ, आंध्रा में पोस्टेड था, तो वहाँ कुछ नक्सल थे जो लोग फैमिलीज़ को बहुत सपोर्ट करते थे। यानी कि कहीं किसी गरीब लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसको पैसा भी देते थे। हुँ, और अगर कहीं उनका डिस्प्यूट हो गया, तो जो फैमिली मैटर्स में जाकर के उनके डिस्प्यूट भी ठीक कराए। कोई गलत आदमी है तो उसको मारा भी है और उन लोगों को वापस प्रॉपर्टी भी दिलाया। मतलब इनका ऐसा नहीं कह सकता कि सारे के सारे गलत हैं, सारे के सारे सही हैं। कुछ एरिया में वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ एरिया में वो हमारी फोर्सेस के अगेंस्ट और लोगों के अगेंस्ट काम करते हैं। दोनों चीज़ें चलती है। तो हुँ, मैं क्योंकि इंसान है और इस कंट्री का बंदा है, तो वो अच्छे काम भी करते हैं और खराब भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर लोगों को टॉर्चर करना और अपनी गवर्नमेंट बना करके चलाना, वो थोड़ी-सी गलत बात भी है। जब हमारे पास में संविधान है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि नक्सल एरिया में भी बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट हैं, वो ये नक्सल्स हैं, जिनको और वो हज़ारों में, मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ। हज़ारों दंतेवाड़ा में तो हज़ारों में हैं, जिनको फैक्ट्रियाँ खोली है और उनकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, उनको बहुत प्रॉफ़िट हो रहा है, उनके बच्चों की एजुकेशन की पूरी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ने ले रखी है। ऐसे ही अभी जेएनके से मेरे बहुत सारे सिबलियंस के साथ कॉन्टैक्ट है, जो लोगों को प्रॉब्लम थी, मैंने बच्चों को बहुत पढ़ाया है वहाँ के। मतलब बच्चों को हमने कंट्रीब्यूशन दिया है अपने फ़ोर्स वाह! की तरफ से भी और अपनी पर्सनल लेवल पे भी, ताकि वो बच्चे पढ़ें, तो वो देश के लिए काम करेंगे ना। वो लोग बोलते हैं, "सर हम फ़ोर्स के साथ हैं।" वो तब भी थे, ये आज भी हमारा हैं और सपोर्टर है। बहुत ज़्यादा जोश है कि हम इंडिया के साथ हैं क्योंकि पहले मैं डैडी मेरे वहीं पोस्टेड थे, तो मैं किसी से बात करता था कश्मीरी तो बोला आप इंडिया कब जाएँगे? मैं इंडिया कब जाएँगे मतलब? तो बोलते थे नहीं वो तो आप तो इंडिया ये तो कश्मीर है ना, तो कश्मीर को अपना अलग मानते थे। तो ओह! ये सर बात वो तो अभी तक मेरे भी भी थी बहुत जब मैं अच्छा पोस्टेड लगा था। सर किधर आप बोल रहे हैं कि इंडिया कब जाएगा मतलब किधर पहुँचेगी मेरे में भी यही लग रहा था। ओह! अच्छा वही उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा था मतलब कश्मीर अलग है, यस। इंडिया से अलग है। करेक्ट। ओह! वो बोलते थे आप कश्मीर आप अपने इंडिया कब जाएँगे? तो मैं डैडी से पूछा जब मैं छोटा था 10th में, तो बोलते थे कि ये लोग ऐसे ही बोलते हैं इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये। तो अभी भी मैं जब कश्मीर में पोस्टेड था तब भी मैं बात करता था सर इंडिया में क्या चल रहा है? तो मैं उससे बोलता था ये भी तो इंडिया है, नहीं मानता है कोई भी। अब जो हुआ है, अब चेंजेस आया है उसके बाद में क्योंकि आर्मी ने बहुत काम किया है सिविलियंस के लिए, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि मैं तो वहीं पोस्टेड रहा सोपोर में भी और श्रीनगर में भी। तो आर्मी भी बहुत कर रही है, सीआरपी ने बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई, उनको मोटिवेट करके पूरा इंडिया लेवल पे लेकर के आए हैं उनको। जो लोग छोटे-छोटे जगह पे जो क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल उनकी कराई, क्रिकेट कराया, ऐसे बहुत सारे इवेंट कराए हैं, ताइक्वांडो है। इस टाइप की चीज़ें करा के वो लोग अभी निकल के आ रहे हैं। अभी देखेंगे तो 26 जनवरी की परेड में वो भी जेएनके की लड़की है, जो परेड कमांड कर रही है। तो यस। ये वो लोग बहुत मोटिवेटेड अभी तो हैं बहुत और रिफॉर्म्ड हुआ है अभी तो बहुत रिफॉर्म्ड हुआ है। मैं तो बहुत जब मेरा रिफ़ॉर्म जिया जी जब थे बहुत पहले तब तो हम जब कश्मीर में ये तो बोलते हैं हर एक दिन गोली नहीं चलता है गोली ना सुनता है ऐसा कोई होता ही नहीं है कभी भी एक भी दिन नहीं 3 साल थे तो उन्होंने मतलब हमेशा सुनता है उन्होंने जम्मू में था कश्मीर में नहीं था मतलब जम्मू में था श्रीनगर में तो उधर हमेशा मैं सुनते रहता था ये चीज। यस। तो आप तो बहुत सर ये चीज में ये भी आप जैसे इस तरह का स्टोरी बताया सिमिलरली कोई सीआरपीएफ जवान कोई सीआरपीएफ फोर्स भी तो उल्टा साइड में भी जा सकता है। और क्योंकि अल्टीमेटली जो आप बात किया मैं जो ऑब्जर्व कर पाया सर इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। जो माइंडसेट को वो चेंज किया है ट्रांसफॉर्म किया है तब ये हुआ है। तब किसी का पलट तो इधर से भी पलट सकता है। और बोलता है ना जो एक घर का शत्रु तो विभीषण तो यस। प्रॉब्लम अंदर ही है तभी बाहर में मतलब बाहर आता है देखा जाए तो प्रॉब्लम हमारे अंदर तो कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसा भी सिचुएशन आप लोग एनकाउंटर किए हो जो यू नो सीआरपीएफ जो हमारा घर का ही सीआरपीएफ हमारा देश का बना हुआ है ट्रेंड हुआ है यही जाके उनको जाके कुछ लीकेज कर रहा है फांस कर रहा है जिसमें वो उनको मदद कर रहा है साइलेंटली हमको अंदर ही हमको इसको मतलब ब्लास्ट कराने के लिए। और ऐसा आदमी है तो ऐसा डिटेक्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होता है कैसे करते हैं कैसे डिटेक्ट करते हैं क्या मैकेनिज्म कानून है। तो सबके लिए एक जैसा है, चाहे इधर वाला है, चाहे उधर वाला है, कानून एक जैसा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, ये सब जितने भी फोर्सेस में आ रहे हैं, चाहे टेररिस्ट जा रहे हैं, ये तो हैं तो हमारे समाज के ही ना, हाँ हमारे समाज के हैं और हमारे समाज में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो करप्ट भी हैं, कुछ लोग हैं बहुत ईमानदार भी हैं।
हाँ, तो ये सब उसी कंट्री से उधर ही से निकल के आ रहे हैं, उसी समाज से निकल के आ रहे हैं। तो जो लोगों की पूरा माहौल जिस भी जैसे रहे हों, उसके अंदर से निकल के आके फोर्सेस में भी आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि फोर्सेस से उसमें नहीं गए। जो लोग करप्ट हैं, जो लोग यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उनको फोर्स से निकाल दिया जाता है। तो वो लोग भी जाकर के दूसरों को जॉइन कर लेते हैं। हुँ, वर्किंग करने में जब तक कि उसको कोई उसकी फैमिली को टॉर्चर ना करे, जब तक उसके परिवार को या उसको पर्सनली कोई इफेक्ट नहीं लगे, तब तक कोई भी जवान हमारा फोर्सेस से निकल के टेररिस्ट नहीं बन सकता है और ना ही बनता है। हाँ, निकला है किसी भी रीज़न से उसने कुछ गलत काम किया फ़ोर्स में रह कर के और तब उसको निकाल दिया गया, उसके बाद उसने वहाँ जॉइन कर लिया और उसके बाद एनकाउंटर में गया। तो यहाँ मैं एक इंसिडेंट बता देता हूँ छोटा-सा, जो हमारा पुलवामा से रिलेटेड ही है। मतलब पुलवामा से पहले एक लेथपुरा है जगह, हुँ, जहाँ हमारा सीआरपीएफ का कैंप है। हुँ, तो वहाँ पर एक दिन ये हुआ था मैं वहीं पर था, क्योंकि हुँ, मेरा एरिया थोड़ा श्रीनगर मेनली को मैं देखता था डीआईजी ऑपरेशन, वो थोड़ा हमारा आउटर में था जिसको हमारा ऑप्स एरिया दिखता था। तो हुँ, उस जगह पर लेथपुरा में हुआ ये कि एक कैंप अटैक हुआ, हुँ, 3 टेररिस्ट अंदर आए और उन्होंने जो भी फायरिंग किया हमारे साथ में हमने उसको न्यूट्रलाइज़ कर लिया। हुँ, लेकिन एक बच्चा वहाँ पर जो कैंप के बाउंड्री के बाहर था, वो हुँ। चुपचाप से पड़ा रहा अपना कि ये लोग सर्च करेंगे तो मैं सरेंडर कर दूँगा, मेंटली प्रिपेयर था वो। ओह! अच्छा। ठीक है? सरेंडर कर दूँगा, लेकिन हम लोग इतने एंगेज हो गए थे उन टेररिस्ट को मार के और उनका वेपन्स लेके हम सर्चिंग ही कर रहे थे, तब हुँ, तक उसने फायर किया और उसको फिर वो किया, तब जब पकड़ा है उसको, तो बच्चे का पता ये लगा कि वो बच्चा किसी हवलदार का हेड कांस्टेबल का बच्चा था। तो आप सोच सकते हैं माइंड से कि एक पुलिस वाले का बच्चा वहाँ पर टेररिस्ट टेररिस्ट बन बन के गया और उसको 2-3 दिन पहले ही लेके गए हैं वो, ज़्यादा लंबा नहीं, अच्छा। लेकिन उसके दिमाग में बड़े फुल्ली फोर्स ट्रेन फोर्स नहीं है। फोर्स आगे वो डरपोक वाला था, वो डरपोक बंदा था क्योंकि फुल्ली ट्रेन नहीं है, माइंड से पूरा ट्रेन नहीं हो चुका था। इसीलिए बिल्कुल, चुप के बिल्कुल। बैठ रहा है। चुप के बैठा रहा, वो अंदर नहीं आया गेट के मतलब बाउंड्री पे ही रहा और इस तरह से फिर वो उसके साथ में ये हुआ। तो पता लगता है ऐसा नहीं है कि हमारी फ़ोर्स के अंदर में है स्पेशली जेएनके मैं बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। उस जगह पर तो क्योंकि मैं जब नया-नया पोस्टिंग गया था तो मेरी गाड़ी पर जब भी मैं बंका उसमें अपनी बीपी जिप्सी में जब जा रहा था, तो एक छोटे से बच्चे ने ऐसे कंकड़ उठा के ऐसे मारा। मैंने कहा यार छोटा बच्चा पत्थर सा उठा के ऐसे मार रहा है, तो मैं रुका वहाँ पर। हम लोग के पास टॉफ़ी रहती है, बिस्किट रहते हैं, वो देते हैं, तो भाग जाते हैं कई बार ले लेते हैं वो लोग। तो हम हाँ, हमेशा ऐसे ही करते थे हर जगह से। मेरे को जब कंपनी कमांडर से यही सीखा था हमने कि लेकर के बच्चों को दो। हाँ। तो पता लगा उसमें कि इनको बचपन से ही जब ये बिल्कुल छोटे-छोटे हैं, तब से कि हाँ, सीआरपी की गाड़ी है मतलब इसको पत्थर मारना है। ओह! उसको अकल नहीं बस है, वो उसको चलना ठीक से बचपन नहीं से ही आता है, वही लेकिन चीज़ पत्थर चलता है। उठा के मारना आता है। यस। तो ये चीज़ मेरे को देखने को मिली, उसके बाद से हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। जैसे हम एरिया में जाते हैं किसी भी, तो हमको ट्रेनिंग मिलता है कि आप इस एरिया के जैसे जेएंडके जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पर वेपन्स का यूज़ कम करना है। क्योंकि इनके साथ में पहले क्या हुआ है, वो सारा माइंड में है, तो हम लोग को इनको प्यार से समझा के जैसे जगह रखना है। तो हम लोगों ने वेपन वहाँ यूज़ नहीं किया है इतना। सिवाय टेररिस्ट के हमने सिर्फ लाठी डंडे से चल जाएगा, लेकिन हमने वेपन्स को कम से कम यूज़ किया। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ जाएँगे तो कैसा ट्रेनिंग लेना है, उससे पहले हमारा कुछ ट्रेनिंग कराते हैं स्पेशलाइज़्ड। अच्छा, जो वहाँ के सिविलियन के हिसाब से हमको ट्रेन होना पड़ता है। यस सर। सर लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट में हम आपसे कुछ अलग चीज़ मतलब जानने का कोशिश करेंगे। दिस इज़ अबाउट योर प्रोफेशनल जर्नी हाउ इट हैड बीन एंड इसमें कैसे होता है। बट सर जब इसी ऑपरेशन में द्वारा जाते हो आप डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं और आप लोग का बार-बार शिफ्टिंग चेंज होता रहता है मतलब ड्यूटीज़ 2 साल इधर, 1 साल इधर, 3 साल उधर, ऐसा चेंज होता रहता है। नाउ हम जानना चाहते हैं अबाउट रिलेशनशिप्स, फैमिलीज़ के बारे में क्योंकि इसी सिचुएशन में बार-बार फैमिली जाना, लेके जाना, डिफरेंट चीज़ें में तो बहुत दिक्कत होता है। तो उसी सिचुएशन में कैसे आप लोग मैनेज करते हैं और आप लोग का परिवार भी कैसे उसके साथ एक्कोमोडेट और एडजस्ट करते हैं? क्योंकि रिलेशनशिप तो देखिए अल्टीमेटली देखा जाए तो पूरा मतलब हिंदुस्तान में मेजॉरिटी आदमी कोई भी बोले तो 2 चीज़ के लिए भी कोई जॉब और प्रोफेशन करे। ऑफ कोर्स देशभक्ति है नो डाउट, बट वन थिंग इज़ अबाउट द मनी एंड देन सेकंड थिंग इज़ अबाउट द फैमिली। थिंग्स आर देयर। वो जो टेररिस्ट भी काम कर रहा है जो आप बताया, वो भी उसी के लिए करने जा रहा था। तो सिमिलरली बट उसको कैसे आप लोग मैनेज करते थे, बैलेंस करते थे? क्योंकि बैलेंसिंग ऑलवेज हैपन लाइक दिस बट हाउ आप लोग कैसे इसका देखते थे और करते थे? बैलेंसिंग का ये है कि हाँ, क्योंकि बच्चों ने, हमारी फैमिली ने, वाइफ ने, मेरे पूरा मालूम है उनको, हम लोग ब्रीफ करते रहते हैं बीच-बीच में, कैसी सिचुएशन आएगी तो क्या-क्या हो सकता है।
तो वो सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है वो हम लोग हमेशा उनको ब्रीफ करते रहते हैं। पूरी हुँ, सिचुएशन नहीं बताते कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हुँ, लेकिन हम लोग बीच-बीच में उनको ब्रीफ करके मोटिवेट करते हैं, अगर कुछ होता है तो ये करना है, कुछ नहीं होता तो चलेगा। तो वो सारी चीज़ें हम बताते हैं, इवन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट अभी फैमिली से रिलेटेड बताए हैं। तो बस ये बताऊँगा कि जिस दिन मैं 4 घंटे के ऑपरेशन में था, तो 2 बजे से हमारी इन्फॉर्मेशन आई है टीवी पर कि 2 ऑफिसर शहीद हो गए और टोटल 3 ऑफिसर मेरी बटालियन से गए हैं। मैं हूँ, मेरे साथ 2 ऑफिसर और हैं। हम हुँ, 3 ही थे और 3 में से 2 गए हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरी वाइफ को कि ओके, मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं हूँ। यस, हम रात में 11:30 बजे जब हमने सैटेलाइट फ़ोन से किया कि मैंने कहा मैं रह गया, वो दोनों हमारे साथ में शहीद हैं। साथ ही थे हम लोग फाइटिंग के टाइम पर। तो ये बहुत अजीब-सा लगता है और दुःख भी लगता है। उनको नहीं पता रहता लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग हैं वो लोग हुँ, क्योंकि उन्होंने हमारी सिचुएशन फर्स्ट डे से देखी है। हुँ, उन्होंने मेरे को आंध्रा में देखा है कि कैसे फायरिंग चल रही है और मेरे पास सेट रहता है, वेपन है, इमीडिएटली मैं भागता हूँ लेकर के, हुँ, ठीक है, वहाँ अटैक हुआ, कैंप में अटैक हुआ या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो वेपन लेके इमीडिएटली चलते हैं। हमारी टीम तैयार रहती है, मैंने बताया ही आपको, अच्छा। 24 आवर्स हमारा तैयार रहता है, तो इमीडिएटली भागता हूँ, तो तो उनको मालूम है यार ये होगा। आप लोग फैमिली को लेके लेके जा सकते थे डिफरेंट डिफरेंट आपका जिधर कैंप होता है उसी ये सिचुएशन क्या मतलब डिपेंड करता है। अब जैसे आप कश्मीर में रह रहा हूँ, कश्मीर में मैं आराम से रखा हुआ था। मेरे एक होटल में रुका हुआ था, मैं वहीं पर रखा हुआ था। तो हम हर जगह पे नहीं ले जा सकते, कश्मीर में हम लोग और वहाँ थे। अचानक से अटैक हुआ हमारे एक मेन रोड के ऊपर में, वहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट था। तो मेरे को टाइम नहीं लगा, मेरी गाड़ी नीचे है, मेरी प्रोटेक्शन नीचे है, हमारे साथ ही रहते थे वो लोग और इमीडिएटली निकल जाता। फैमिलीज़ को बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ रखना है और एक तो ये है बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में नॉर्मली फैमिलीज़ हमारे हेडक्वार्टर्स में रहती है। ठीक अच्छा है? लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देते हैं 2 महीने की छुट्टी में लेकर के आ जाओ, तो हमारे क्वार्टर्स सब अच्छा जगह बने हैं। श्रीनगर में भी क्वार्टर्स बने हुए हैं, वहाँ हुँ, पे फैमिली रहती है, डिप्लॉयमेंट बेशक बाहर है। अच्छा तो सब जगह में जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कुछ एक एरिया है, जहाँ हम लोग बिल्कुल मना करते हैं कि नहीं, जैसे छत्तीसगढ़ का है, हुँ, सुकमा है, कोंटा है, इस एरिया में हम लोग नहीं रखने देते। उनको हम लोग मौका देते हैं, अपनी सर्विस के दौरान 3, 4, 5 बार जो हुँ, है 3 साल फील्ड का है तो थोड़े दिन के लिए आप 2-3 साल के लिए आप कोई ना कोई एक जगह स्टैटिक लोकेशन में फैमिली के साथ रह पाएँ। तो दोनों चीज़ें अब वो क्या करती हैं फैमिलीज़ भी आपस में इनका भी कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर 4-5 फैमिली हैं, तो उनकी जो सीनियर फैमिली है, सीनियर ऑफिसर्स की, वो लोग उनको ब्रीफ करती रहती है बीच-बीच में, मेंटली एंड फिजिकली और उनका एंटरटेनमेंट भी चलता रहता है। वो हाँ, सब चीज़ चलती है यहाँ, एक साथ सब काम चलते हैं। तो वो लोग बिल्कुल प्रिपेयर है कि हमारे साथ कोई तो है। हाँ, अकेली सिंगल फैमिली कहीं नहीं रहती है। अच्छा। उनके साथ 1-2 फैमिलीज़ और भी रहती हैं हमेशा। अच्छा। और सर एक सवाल एक था मतलब ये पूछ रहा था मतलब दिमाग में ये क्वेश्चन इसमें भी आ रहा था। जैसे अभी मतलब डिफरेंट ऑफिसर्स डिफरेंट रैंक में रहता है। जब जो जवान जब भर्ती होता है, जो एक ये जवान भर्ती होता है, तो मैं उनकी तरफ से कुछ-कुछ कंप्लेंट्स मैं बोलूँ और जो भी है मतलब कभी-कभी ये होता है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हो और सिस्टम के द्वारा है, कभी-कभी जब रिफॉर्म होता है चीज़ें टाइम भी लगता है, एग्रीड है। बट उनको मतलब कैसे फैसिलिटीज़ मिलते हैं मतलब ये जो चीज़ आप बताएँ फैमिलीज़ लेके जाते हैं, सब लोग के लिए एप्लीकेबल है क्या मतलब इट इज़ फॉर दैट ओनली लाइक जो सीनियर और जो ऑफिशियल लेवल के रैंकिंग जैसे आप लोग डीआईजी में थे, जो आईजी, डीआईजी और असिस्टेंट कमांडेंट, कमांडेंट ए ग्रेड पोजीशन में जो लोग रहते हैं, वो लोग के लिए है क्या मतलब सब लोग कर सकते हैं? और मतलब कैसे मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन कोई चुनना भी चाहते हैं आजकल जॉन जो ये वीडियो देख रहा है, जो दिख रहा है मतलब जिसके अंदर नो नेशन कम फास्ट सो जैसे अभी तो नया एक स्कीम भी आया था सरकार के द्वारा नो जिसमें हम कुछ सालों के लिए भर्ती हो सकते हैं तो उसको कैसे ये चीज आप बताएं जिसमें उनको मतलब देखे मतलब हाउ इट इज दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन इज रियली फॉर देम करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा हम लोग जो भी जाते हैं, जिस रैंक में जाते हैं, हमको पहले से मालूम है कि हम इस रैंक में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर जवानों के लिए फैसिलिटी है। वो अपनी फील्ड में ड्यूटी भी करेगा और फैमिली को भी रखेगा। तो वो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, कई जगह पर क्वार्टर्स हैं, कई जगह पर नहीं है। हम्म हमारा कोशिश ये रहता है कि मैक्सिमम जवानों को हम उनकी फील्ड में भी जो हमारे सेफ एरिया हैं, उस जगह पे हमने क्वार्टर्स बनवाए हुए हैं।
तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमने क्या मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्वार्टर्स बनवा के दिए हुए हैं। सीआरपी ने प्रपोज़ल दिया है और उन्हें श्रीनगर में जैसे मैंने बताया, मैं हुँ, सोपोर जैसी जगह में रखा था, फैमिली नहीं रखने की वहाँ पर परमिशन नहीं है। मेरी फैमिली भी वहाँ पर नहीं थी, या लेकिन विज़िट करने के लिए कि गुलमर्ग है, बाकी जगह घूमने आना चाहते हैं, तो कुछ उनको फैसिलिटीज़ दी हुई है कि आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ऐसा-ऐसा डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में हैं आप और वहाँ फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट ऑफ जे-एंड-के ने दे रखी है कि नहीं दे रखी है। तो वहाँ हम लोग फैमिली को कम टाइम के लिए रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल मना है और ऐसा भी नहीं है कि हम हर एक को छूट दे दें, सारे फैमिली वाले यहाँ रहेंगे। तो बहुत सारे हमको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना होता है कि उनका खाना-पीना, राशन-पानी ये सब भी होता है। उन सबको देखते हुए ये देते हैं और सबके लिए नहीं है, सारे अफ़सर भी नहीं रखते हैं और सारे जवान भी नहीं रखते हैं। दोनों के लिए बराबर है। हाँ, एटम प्रॉब्लम तो बहुत सारी आती है, जैसे हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में आती है, वैसी सारी प्रॉब्लम चलती है। तो उनको सीनियर ऑफिसर को देखने का मौका लगता है और वो उसको हैंडल करता है। वो नहीं कर सकता तो उसका नेक्स्ट रैंक देखता है। हर ओह! एक कोई देखता है वहाँ पे। तो मतलब प्रॉपर सिस्टम्स प्लेस है जिसमें ऐसा नहीं कि बट हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि ओनली सीनियर लोग ही मिलते हैं, जूनियर लोग नहीं मिलते, ऐसा विविधता नहीं है, तो नहीं, नहीं। मतलब कोई ये कर सकते हैं। और सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इंडियन का जो जवान है, ये जो प्रोफ़ेशन है, किसके लिए ये बना है, किसके लिए नहीं बना है? और जो बनना चाहता है, उसके लिए कैसे वो प्रिपेयर करे अभी से सो दैट इसी में उन्होंने फिट आपका जो ये जो सिस्टम जो ट्रेनिंग सिस्टम है और इसमें फिट हो सकता है थोड़ा। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे वो प्रिपेयर करे खुद को? सबसे पहले तो किसी भी फ़ोर्स में जाना है, अगर फ़ोर्स की बात करूँ, या तो उसको सबसे पहले फ़िटनेस के ऊपर में सबसे पहले जोर देना है। जब मन में आ जाता है जिस दिन से जैसे मेरा अगर मैंने 11th क्लास से एनसीसी ले लिया तो मेरे मन में आया कि मुझे फिट रहना है, हुँ, कैसे भी करें। नंबर 1 फ़िटनेस, नंबर 2 अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कि आप कोई भी गलत काम ना करो। कई बार होता है ना कॉलेज में चले गए और फिर बदमाशी में कहीं-कहीं निकल गए, आपके अगेंस्ट अगर कोई भी केस हुआ, पुलिस में रिपोर्ट है, तो आप भर्ती नहीं हो सकते। बेशक चाहे आप फिट हैं, चाहे कुछ भी करके हो, इंटेलिजेंट भी हैं, बट अगर आपका एसएसक्यू यानी कि आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या ये कहें कि हम आपके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ये हाँ, भी एक सबसे बड़ी चीज़ है। सेकंडली हमारे पास में बेसिक चीज़ें हम लोग बात करते हैं कि आपका आई साइट है 6/6 है, 6/9 है, वो आँखों को देख लें, हाइट अपनी देख लें। जिस भी जगह भर्ती होने से पहले आप उसकी अब तो सब कुछ साइटें हैं। हुँ, आप हुँ, सीआरपी की साइट में जा सकते हैं, आप एसएससी की साइट में जा सकते हैं, तो वहाँ सभी फोर्सेस की अपनी-अपनी साइट है। हुँ, आपको जिस फोर्स में जाना है उसका क्राइटेरिया देख लो, मेरे को एजुकेशन कितना चाहिए, रैंक वाइज़ है मतलब आपको अगर सिपाही भर्ती होना है तो 10th पास होना चाहिए, आपको अगर क्लर्क में भर्ती होना है 12th पास होना चाहिए, आपको अगर सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको अफ़सर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो एजुकेशन पहले देख लो या जहाँ जाना है वहाँ के हिसाब से एजुकेशन देखो। इसके बाद फिज़िकल की बात करूँ तो मैं बहुत सारी भर्ती में भी रहा हूँ, बीच-बीच में। तो हुँ, उन भर्ती में देखता हूँ अगर 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से 8-10 लोग ही सेलेक्ट होते हैं। तो हुँ, उस सेलेक्ट होने का रीज़न 2 तरीके का है। एक तो वो बंदा दौड़ने-भागने की प्रैक्टिस करता नहीं है, भर्ती दे फॉर्म भरा और चले गए। तो ऐसे अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो और हम लोगों का टाइम भी बर्बाद करते हो और अपने माँ-बाप का पैसा भी बर्बाद करते हो। मैं ये कहूँगा उन लोगों के लिए कि आप सबसे पहले अपना फिज़िकल को देख लो। फिज़िकली आप ठीक हैं, आप जिस जो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आपको हुँ, 5 किलोमीटर रेस करनी है, 1.6 किलोमीटर रेस करनी है, सब लिखा है। हाइट में हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। आप पहले से प्रैक्टिस करो उसकी, फिर फॉर्म भरो और फॉर्म भरने के से पहले अपना किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी ओल्ड जो भी एक्स सर्विसमैन जो डॉक्टर है, उसके पास जाओ, "सर मेरे को बेसिक चीज़ें हैं, ये बता दो कि मेरा नी जो है ये नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेरे हुँ, को आँखों का जो वैसा नहीं होना चाहिए, मेरे हाथ में कहीं पर सीधा रहना चाहिए।" तो हुँ, बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, वो पहले पूरा कर लो। मेरा चेस्ट इतना चाहिए, फुलाने में 5 सेंटीमीटर मेरे को फुला होना चाहिए, नहीं है तो प्रैक्टिस करो उसकी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें जो कि साइट में सब दी होती हैं। तो जब भी चाहे सिविल में नौकरी करना जाना है या हमारी फ़ोर्स में आना है, आप उसकी डिटेल साइट में जाइए और एक-एक चीज़ को पढ़िए और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए, तो ये हो गया आपके लिए। और जो उसमें फिट नहीं बैठता है उसको तैयार नहीं करना कि यहाँ करप्शन से हो जाएगा, ये उसके लिए नहीं है जो करप्शन की तरफ में जा रहा है कि पैसा दे दूँगा, भर्ती हो जाऊँगा और मैं चला जाऊँगा सरकारी नौकरी में। तो ये उनके लिए नहीं है जो करप्शन के हिसाब से चलते हैं क्योंकि वो पैसा देके आएँगे, तो पैसा कमाने का ही सोचेंगे, देशभक्ति नहीं सोचेंगे। ठीक हुँ। है? और थोड़ी देर में या तो उनके शहीद हो जाएँगे और या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उनको फ़ोर्स हमारी निकाल के बाहर कर देगी, उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के उसको बाहर कर देगी। क्योंकि इंसान की फितरत नहीं जाती है।
तो यस। ये उनके लिए नहीं है। और अपना जब भी कहीं फ़ोर्स में जाने का किसी का मन है, तो अपने आप को पहले पूरा पढ़े और अपने आप को तैयार करे और फिर उसके बाद में मन लगा के काम करे, 100% आपका सिलेक्शन होना है। सो फिजिकली फिट होके आ जाओ, मेंटली फिट तो हम अंदर आके करा ही देंगे। तो वो तो इस अंदर का ट्रेनिंग का पार्ट है, वो तो बन ही जाएंगे। बट फिजिकली फिट यस, होके आने का सब कुछ जो हमारा वेबसाइट, गवर्नमेंट का वेबसाइट जो है उसमें देख के आ जाओ, सेट करके प्रिपेयर होके आओ। ऐसा ही माइंडसेट बदल के मतलब माइंडसेट, यही एक ही माइंडसेट लेके आओ, मैं जा रहा हूँ देश को सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा लास्ट दम तक इसी तिरंगा का झंडे को मैं ऊपर लेके ही चलूंगा। यही हमारा एक नियति होना चाहिए। यही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल टाइम्स एंड नो, आप जो इंसाइट दिए हैं ऑनेस्टली सर, एक चीज बताओ, नो द माइंडसेट, मैं जो देखा हूँ बहुत जन को मैं ऐसे सिखाता हूँ अबाउट द माइंडसेट एंड टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, द रिलेशनशिप्स, करियर, इवन इन मनी। नो कोई जो मनी भी इन्वेस्टर भी बनना चाहता है, कोई भी नो बिजनेस करना चाहता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीम भी बनाए, उसके लिए भी माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ये माइंडसेट जो बिल्ड किया है वॉरियर माइंडसेट, वो किधर भी मतलब ही विल नॉट बी हैप्पी विथ समथिंग लेस। मतलब उनको तो जो करना है तो करना है, जो मतलब तय कर लिया ये होना है तो ये होना है। दे विल नॉट सी नॉट लेफ्ट नॉट राइट, जो करना है वो तो स्ट्रेट देखेगा, टनल विजन ही उनको दिखता है। सो थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट क्वेश्चन में एक लेना चाहूंगा मैं, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, मैं देखा हूँ जो स्पेशली आफ्टर द रिटायरमेंट जब हो जाते हैं, बहुत जन तो देखा है, एक कभी मोटापन हो जाता है, कहीं यू नो इतना दे बिकम लेजी, कुछ नहीं करता है। कोई कोई जाएगा पे कोई एक जॉब भी लेता है जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट में 20 साल कर लेता है, फिर मैं देखा कुछ कुछ बैंक वगैरह कुछ वगैरह है ना, उसमें एक हवेल मतलब जो गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब लेता है, चलो आराम से बैठता है, अभी मैं बहुत काम करके आया, आराम से लेट करके आया। मतलब why these things happen even after so much training? Is that environment, मतलब बाहर का जो environment है, बोलता है ना environment is much more powerful than your willpower। तो इस दैट एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है, क्या होता है मतलब एग्जैक्टली इतना सालों भर का जो ट्रेनिंग है और एनवायरमेंट का जो इफेक्ट था, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो जाता है? इसके पीछे क्या रीजन है सर, क्या क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्या होता है, 15-20 साल नौकरी में गए, उधर का एनवायरनमेंट में रहे, उसके जैसे बनने का कोशिश किया, सब चीज़ें करता है इंसान। लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन लेकर के आता है कि मैं निक वॉलंटियर लेके आऊँगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये दुकान खोल लूँगा, मैं कुछ हाँ। और करूँगा, उसको एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है। हम्म। 90% मैंने लोगों को देखा, या तो वो पैसा पूरा बर्बाद कर देंगे या उसको कोई लेके चला जाएगा। जैसे हमको, अगर मैं बात करूँ हमारे ट्रेनर की, हमारे यस। जो भी हैं, तो ये बात करते हैं ना कि पैसा जो है ना, वो किसी मकसद से आता है। हाँ। वो अपना मकसद पूरा करके चला जाता है। यस। अगर आप मनी उसको नीड्स ए होल्ड करने की, पर्पस। यार मनी जी, नीड्स ए पर्पस। वेरी सिंपल। यस, करेक्ट। तो ये पैसा वो लेके आते हैं और उसको सँभाल के रखने की कोशिश करने की जगह वो सोचते हैं मैं इधर लगाऊँगा तो डबल हो जाएगा, इधर लगाऊँगा तो शॉर्टकट में विश्वास करते हैं। उनका बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो जाकर के कहीं भी लगा देंगे तो 100% उनका डूबना ही निश्चित है। हमको एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें जाना, तो अब क्या होता है, अब वो क्या करता है, फिर वो सेफ में चला जाता है, नौकरी वाले उसमें माइंडसेट में। आता तो इसलिए निकल के है कि मैं फैमिली के साथ रहूँगा और मेरे पास इतना पैसा है, पेंशन है, तो मैं आराम से फैमिली के साथ रह के जीऊँगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जब बाहर आता है इंसान ना, खाली रह नहीं सकता है। एक इतने साल करा है तो कुछ ना कुछ तो करने वाला है। तो उसको कहीं-कहीं गलत जगह लोग मिल जाते हैं और ऐसे लोग में हैं जो उनको टारगेट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, कि ये आया इसके पास पैसा है। जैसे ही फोर्स से निकलेगा, बस इसके पास पैसा आया होगा, वो लोग जाके उसको कुछ-कुछ समझाते हैं। बजाए ये लोग जाके हमारे ग्रुप सेंटर जहाँ हेडक्वार्टर से जहाँ हम लोग ब्रीफ करते हैं, निकलने से पहले कि क्या करना है, क्या नहीं करना। वो उसकी नहीं सुनते, इनको लगता है मेरा जो साथ का फ्रेंड है वो ठीक बोल रहा है या जो नया बंदा है वो, तो ये इनका ऐसे चेंज करके फिर क्या हो गया, जब पैसा चला गया अब क्या करेंगे? अब वो गार्ड की नौकरी लेकर के बोला मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी, अब मेरे को सेफ खेलना है। तो नौकरी इज़ अ सेफ गेम, उसमें रिस्क के चांसेस कम है, हर महीने पैसा आएगा, काम चलेगा। तो ये फिर धीरे-धीरे कर अपने हेल्थ को भूल जाते हैं, क्योंकि उधर 8 से 10 घंटे फिर नौकरी करना है, घर आना है तो घरवालों की सुनना है, बच्चे अपने एजुकेशन, क्योंकि 20 साल की नौकरी के बाद में बच्चे भी अभी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है? तो वीआर वालों को लिए स्पेशली है कि वो अपना मनी के बारे में ट्रेनिंग लें,
कि पैसे को कैसे मैनेज करना है और पैसे से कैसे पैसे बनाना है। गलत लोगों के हाथ में नहीं जाएँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल रेगुलेशन है, फाइनेंशियल मैटर है, उनको समझने की कोशिश करें। ज़रूरत पड़े तो हमारे यहाँ बहुत सारी फोर्सेस में ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग लें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी एडवाइज़र से बात करें और फिर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो एक बार को जब निकल आया है और पैसा कुछ नहीं है, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो जाके दोबारा से वही उसी 10 से 5 की नौकरी की जगह पे सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक की ड्यूटी में तैयार हो जाता है। और फिर उसके लाइफ में वो सोचता है, माइंडसेट ये हो जाता है कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ और कर पाऊँ। मैं इसी लायक हूँ, इसलिए गार्ड की नौकरी लेके बैठता हूँ। पेट मोटा आ जाता है, अरे कौन दौड़ने जाएगा? सुबह जाना है, फिर उठना है, फिर जाना है, फिर उठना है। तो वो लोग अपने हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और एक चीज़ जो हमारे मैंने सबकी बात करूँगा, मैं नीचे से सिपाही से लेके और सीनियर रैंक तक की बात करूँगा। उनके माइंड में ये है कि अगर बढ़ती रहते हैं, तो उनके माइंड में रहता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़िम्मेदारी है, मुझे फिट रखे। नहीं है, ये तुम्हारा शरीर है। ऐसा ऐसा स्टूडेंट लोग भी सोचता है ना, जो स्पेशली जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ते थे ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कुछ कुछ एक दिमाग में रहता है, कॉलेज में भर्ती होना मेरा काम है, कॉलेज से निकलना कॉलेज का काम है। तो मतलब पूरा टाइम ऐश करते रहता हूँ पढ़ाई करते नहीं है, फिर कॉलेज धक्का धक्का देके निकालेगा यस। तो ये गलत धारणा है। आप बाहर निकल आए हैं, नहीं निकले, 60 ईयर के बाद निकल रहे हैं, 40 ईयर्स के बाद निकल रहे हैं। ये शरीर आपका है, इसका एक भी ऑर्गन ओरिजिनल कहीं नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ भगवान ने दे दिया वही वैसे ही रहेगा। तो अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखना है, जब अंदर भी है, चाहे वो बाहर है, मतलब फ़ोर्स के अंदर में है, सर्विस कर रहे हैं, तब भी आपको ही ध्यान रखना है। वहाँ लगता है कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो जो खिलाएगा हम तो वही खा रहे हैं। लेकिन 2 महीने छुट्टी जाकर के मोटे होके आ जाते हैं, वेट बढ़ा के आ जाते हैं। हम वहाँ फिट करके भेजते हैं, वो हर 2 महीने में जाएँगे और घर जाकर के उल्टा-सीधा खाएँगे, या फैमिली के साथ रहेंगे तो उनको फैमिली की चलने नहीं देनी है। जो मन करता है मीट, मछली, अंडा, जो जो खाना है, जो जो उनको ठीक लगता है वो खाते हैं। उतनी एक्सरसाइज़, उतना फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। बाहर आके तो बिल्कुल डंडे ठंडे हो जाते हैं। तो इनको एक मेंटालिटी जो हमको ट्रेनिंग देना चाहिए, मैं भी मानने लगा हूँ बाहर निकलने के बाद। एक तो इनको फिज़िकल के ऊपर में ज़्यादा माइंडसेट ठीक करना चाहिए, तो ये शरीर की ज़िम्मेदारी आपको मिलिट्री हॉस्पिटल या कंपोजिट हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, इनकी ज़िम्मेदारी नहीं, हमारी है। दूसरा, पैसे का मैनेजमेंट करना, ये भी किसी और की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये भी मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसे लोगों से ट्रेनिंग लेना चाहिए, जहाँ पर हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है और हम अपने बच्चों की टारगेट लेके चलें। जैसे हमको बताते हैं कि हमारा अगर बच्चा आज अगर 10 साल का है और आने वाले 18 साल के होने से पहले मेरे पास उतना कितना पैसा होना चाहिए, लड़की है तो उसकी शादी के लिए कितना, ये सारी प्लानिंग के बारे में बीच-बीच में किसी अच्छे लोगों से मिलकर के, ट्रेन्ड लोगों से बात करना चाहिए। तो इनकी लाइफ पूरी ज़िंदगी ठीक होगी। अगर फिज़िकली ठीक है और उसके पास में पैसा भी है, तो वो ऑटोमैटिक मेंटली अपना पीस में रहेगा और अपनी लाइफ को स्मूथली चला पाएगा। थैंक यू सो मच सर, क्वेश्चन करने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, क्योंकि मैं देखा बहुत जन के इसको स्ट्रगल फेज में मतलब जाने के लिए, मतलब बहुत जन का देखा। बट ऐसा भी कुछ इसका मौका मिलता है क्या सर, मतलब जब इन्होंने रिटायर करके आ गया है वापस फिर आ सकता है, मतलब सेम मिलिट्री और मतलब सेम हमारे इंडियन फोर्स में? यहाँ यहाँ मैं सीआरपी की या पैरामिलिट्री की बात करूँ तो वापस नहीं जा सकता है। लेकिन इनको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर इनको छूट मिलती है और वहाँ पर ये जॉइन कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है? आर्मी की बात करें तो आर्मी में डीएससी है। हम्म। जो मतलब निकल के आने के बाद में भी है, चाहे किसी भी रैंक में है, फिर उनको अगर 54 में निकल के आ रहे हैं तो उनको 57 तक के लिए 3 साल के लिए वो एक्सटेंड करके कहीं स्टैटिक टाइप लोकेशन में डाल देते हैं। और इनके लिए बहुत सारे दोनों फोर्सेस के लिए बात करूँ मैं, डिफेंस फोर्सेस के लिए और पैरामिलिट्री के लिए, तो इन दोनों के अंदर में ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं रिटायरमेंट से पहले के, चाहे वॉलंटियर ले रहा है और चाहे निकल के आ गया है। तो इनके लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करी जाती है। इनके जो सैनिक कल्याण बोर्ड बोलते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है सैनिक कल्याण बोर्ड। इसके अंदर में जाकर के बात कर सकते हैं, बजाए इसके पैसा इधर-उधर लगाएँ, बजाए अपनी हेल्थ को खराब करें, अपने प्रेशर बढ़ाएँ। ये लोग उन लोगों से सही से ऑफिसर्स हैं, हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं और रिटायर्ड जवान भी हैं, उन लोगों के पास जाकर के वहाँ पे बात करेंगे कि कौन-सी जगह ठीक रहेगी। तो इस तरह से ये अपनी लाइफ को ठीक बना सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी है ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इधर नहीं है, तो मतलब जो अभी भी सोच रहा है फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में ये हो जाता है उसका लैमेंटेशन होता है, फ्यूचर का एक एंशियसनेस आता है क्या होने वाला है। तो फ्यूचर तो सही है तो चुनना आपको, आपको तय, मतलब तय आपको करना है, आपको माइंडसेट
लेना है, जाना है कि नहीं। और बाकी तो हमारा गवर्नमेंट और इंडिया सपोर्ट सिस्टम्स पूरा सही है, जिसमें आपको इसको मदद करेंगे। एंड अल्टीमेटली ये है आपको मदद करने के लिए, बट योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जब खुद हमारा जिंदगी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो पूरा दुनिया, मतलब हमारा पूरा कंट्री, मतलब जो सिटीजनशिप है, उनको कैसे जिम्मेदारी हम लेंगे उनको सुरक्षा देने के लिए। तो either it can be your finance, it can be your health, your relationships और career, ये आपका ही जिम्मेदारी है। ये लेना बहुत Yes. जरूरी है, जैसे सर बताया। So thank you so much, sir, for Thank you, your yes, thank you. precious time. I know it was a very short time, just talked one night and you're just ready. So thank you so much, sir, for your wonderful Thank you, time. Manas ji. Thank you so much. Thank Good you. day.